तो नमस्कार, स्वागत है। मैं हूं सुमित शुक्ला और शाम को बज रहे हैं ठीक 4। विज्ञान और तकनीकी के इस एनसीईआरटी कार्यक्रम में आप सभी का ढेर सारा स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे आप और अपनी जो एक तरीके से बेसिक क्लास है उसको बेहतरीन करने का सकारात्मक प्रयास करने के लिए आप उपस्थित हो चुके होंगे। तो ये आपकी पहली क्लास है वास्तविक तरीके से, क्योंकि कल की जो क्लास थी वो एज ए इंट्रोडक्टरी क्लास थी। उसमें हमने जो बातचीत की वो केवल और केवल सैद्धांतिक थी, आपको समझाने के कुछ तरीके थे और उन तरीकों में हमारी बातें थीं। आज उन बातों को हम अब क्लासरूम के रूप में आपको लेकर के चलेंगे और आज से आपका नोट्स बनना शुरू हो जाएगा। मसला यह है कि अब आपसे आज से आपकी पढ़ाई शुरू हो जाएगी। किताबें आपके साथ हैं या ना हो, कोई इशू नहीं है। हम आपके साथ इस तरह से प्रयास करेंगे कि आप का जो नोट्स है वो बिल्कुल हूबहू एनसीईआरटी के सिद्धांतों पर आधारित हो और एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन आपको समझाई जाए, एक शानदार नोट्स बन सके। और नोट्स के साथ साथ हम उन सभी प्रक्रियाओं से आपको गुजारें जो आपके एग्जाम के लिए बेहद मायनेपूर्ण हो सकता है। वैल्यूम का थोड़ा इशू है, सही हो जाएगा। और सभी को ढेर सारा नमस्कार। और जितने मेरे लोग जल्दी से लाइव आ जाइए, शुरुआत करते हैं। आवाज़ अच्छे से नहीं आ रही, आई तो रही भाई, सब कुछ सही है, सही हो गया है ना? तो बिल्कुल शुरुआत करते हैं। हमारे पीछे एक पेज लगा है जिस पर लिखा है एनसीईआरटी विज्ञान का अध्ययन कार्यक्रम। तो चलिए उस अध्ययन कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और लेकर के चलते हैं। मैंने कल आपसे जो बातें की थी उसी बात के आधार पर मैंने आपको एक होमवर्क दिया था कि अगर आप चाहें तो बायोलॉजी के एनसीईआरटी पर थोड़ी चर्चा कर सकते हैं। हमने आपको कल बताया था कि हमारा जो पढ़ने का तरीका होगा, यानी हमारा और आपका सभी का, वो तरीका कुछ अलग होगा। और अलग होने का आशय है कि हम सभी एक ऐसे एनसीईआरटी का अध्ययन करेंगे जो प्रॉपर यूपीएससी को डेडिकेटेड होगी या स्टेट पीसीएस को डेडिकेटेड होगी, या जो एग्ज़ाम है उसके लिए। यानी कि हमारा जो साइंस का एनसीईआरटी पढ़ने का तरीका है या पढ़ने का जो हमारा प्रोग्राम है, ये पूरी तरह से आधारित है ज्ञान के लिए। और दूसरा, ये जो ज्ञान है ये ज्ञान आधारित है यूपीएससी के लिए या राज्य स्तर की जो पीसीएस है या स्टेट पीएससी है उनके लिए, है ना? तो इसलिए हमारा जो प्लान है वो बिल्कुल हूबहू पाठ्यक्रम पर होना चाहिए, यानी कि जो हमारा सिलेबस है उस पर आधारित होना चाहिए। और इसलिए हमने कहा था कि हम लोग पहले एनसीईआरटी के पूरे बायोलॉजी सेक्शन को कवर कर लेंगे, उसके बाद एनसीईआरटी के पूरे फिजिक्स सेक्शन को कवर कर लेंगे और लास्ट में हम कवर कर लेंगे एनसीईआरटी के केमिस्ट्री वाले सेक्शन को। यानी हम कुछ इस तरह से एनसीईआरटी नहीं पढ़ने वाले हैं कि पहले क्लास 6 की पूरी बुक खत्म कर लिए, फिर 7 की, फिर 8 की, फिर 9th की, फिर 10th की। ऐसा कार्यक्रम हमारा नहीं होगा। हमारा जो कार्यक्रम होगा वो कंप्लीट कार्यक्रम होगा, यानी कि 6 से लेकर के 10 तक जो बायोलॉजी है वो हम एक साथ करेंगे। और बायो के बाद 6 से 10 तक की जो फिजिक्स है वो हम एक साथ करेंगे। और इस तरह से फिर हम केमिस्ट्री पर चर्चा करेंगे। यानी कि टोटली यूपीएससी या टोटली जो स्टेट पीसीएस है उस पर आधारित होकर के हम चर्चा करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें सहजता से एहसास होंगी, समझ में आएंगी। तो आइए शुरुआत करते हैं बायोलॉजी वाले खंड से, और इसके दोनों खंडों का आगामी दिनों में इंतजार करेंगे। तो लिखिएगा एनसीईआरटी बायोलॉजी, डाल दीजिएगा एनसीईआरटी और डबल डॉट बायोलॉजी, यानी कि जीव विज्ञान। लिखिएगा एनसीईआरटी बायोलॉजी, यानी कि जीव विज्ञान। और इसमें शामिल है क्लास 6 से लेकर के 12 तक के एनसीईआरटी के सेगमेंट। मुख्य तौर पर हम फोकस कर रहे हैं 6 से लेकर के 10 तक, 6 to 10th क्लास तक, ये मुख्य फोकस होगा। और थोड़ा सा कुछ टॉपिक हम कवर करेंगे 11th के और 12th के, कारण कि 11th और 12th बहुत विस्तृत नहीं है। वहाँ पर बहुत शानदार, सर बुक के राइटर का नाम बता दो। एनसीईआरटी की बुक के राइटर नहीं होते, एक समिति होती है एनसीईआरटी समिति, और उसी समिति के द्वारा एनसीईआरटी पुस्तकें लिखी जाती हैं, सरकार से अप्रूव्ड होती हैं। उसके बाद ये पुस्तकें बाजार में आती हैं, है ना?
कोई किताब का कोई व्यक्तिगत लेखक नहीं होता है, कई लेखकों का एक समूह होता है और उन्हीं समूहन के आधार पर ये पुस्तकें तैयार की जाती हैं। उसमें कुछ बायोलॉजी के एक्सपर्ट होते हैं, कुछ फिजिक्स के होते हैं, कुछ केमिस्ट्री के होते हैं, मतलब अलग अलग एक्सपर्ट होते हैं। तो वो है, आप इसे ऑनलाइन फ्री में ले सकते हैं, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, या आप चाहें तो किताब खरीद सकते हैं बाजार से। मसलन पूरी एनसीईआरटी 6 से लेकर के 10 तक की खरीदने में आपको 300-400 रुपए का जेब ढीला करना पड़ेगा, और मुझे लगता है कि इतना ढीला करना आवश्यक भी है, क्योंकि किताबें बहुत मायनेपूर्ण होती हैं। आपके पास जब होती हैं तो हम उनको कई बार, जैसे कि मैं कहूँ कि जैसे आज से क्लास आपकी शुरू हो जाएगी, तो मैं आपको कहूँगा कि कल की क्लास यहाँ से शुरू होगी और आप ये वाला टॉपिक पढ़ के आना। तो जब ये वाला टॉपिक आप थोड़ा सा रीड करोगे, उसे पढ़ोगे घर पर जा करके, तो ऐसी स्थिति में होगा क्या कि भाई देखो, मैं आपको सलाह दे दूं, किसी भी पब्लिकेशन की एनसीईआरटी मत लेना, केवल सरकारी एनसीईआरटी लीजिएगा, है ना। विक्रमादित्य यहाँ आकर के केवल बेटा पढ़ने पर ध्यान दो, है ना, तो बेहतरीन होगा। ये बहुत आवश्यक है। ठीक, चलिए। तो कितने पेज की कॉपी बनाए? कॉपी बनाने का तरीका जो है, मोटा मोटा 100-150 पेज तो होना ही चाहिए। इससे क्या होगा कि आपकी पूरी की पूरी एनसीईआरटी कवर कर लेगी। पीवाईक्यू भी मैं करवा दूंगा, उसके लिए किसी पुस्तक की खास आवश्यकता नहीं है। आप पहले पढ़िए, उसके बाद पीवाईक्यू करिए, पहले पढ़ो तो सही, है ना। ठीक है, चलिए। तो ये आपको मैं बताऊंगा कि ये टॉपिक आपको पढ़ करके आना है, तो इससे क्या होगा, समझ ज़्यादा बेहतर होगी। ध्यान रखना, चाहे हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हों या हम तैयारी कर रहे हों स्टेट पीसीएस की, यानी कि यूपी पीसीएस की, अथवा बिहार पीसीएस की, या अदर स्टेट पीसीएस की हम तैयारी कर रहे हों, तो ऐसी स्थिति में हमारे पास जो बायोलॉजी का सिलेबस होता है वो कुल 4 खंडों में विभाजित होता है। कौन कौन से? तो इसको मैं बताऊं आपको। पहला जो खंड होता है, इसे कहते हैं हम मानव पोषण और स्वास्थ्य। क्या होता है? मानव पोषण व स्वास्थ्य। इसे अंग्रेजी भाषा में हम कहते हैं ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। क्या बोलेंगे? तो अंग्रेजी में लिखिएगा, तो इसे हम कहते हैं न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। तो नोट कर लीजिएगा, पहला जो टॉपिक है ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। तो हमारा जो काम है वो ये है कि मानव पोषण और स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 10, 11, 12 तक जितने भी टॉपिक हो सकते हैं, चाहे वो टॉपिक 1 हो, 2 हो, 3 हो, इन सभी का हम एक तरीके से जिस्ट तैयार कर लेंगे। दूसरा जो हमारा एरिया है पूरे यूपीएससी के पाठ्यक्रम में बायोलॉजी का, वो है कोशिका और ऊतक। क्या है? तो दूसरा टॉपिक होता है कोशिका व ऊतक। तो अब हमें ये देखना है, इसे अंग्रेजी में हम कहते हैं सेल एंड टिश्यू। तो अब हमें ये देखना है कि पूरी एनसीईआरटी में कहाँ कोशिका और ऊतक के टॉपिक दिए गए हैं, उनको वो चाहे 6 में हो, 7 में हो, 8 में हो, 9 में हो, 10 में हो, सबको हमें एक साथ पढ़ना है कॉम्पैक्ट तरीके से। तो ये क्या होगा, एक एग्जैक्टली यूपीएससी के बेस्ड तैयारी होगी। तीसरा बायोलॉजी का जो खंड है वो होता है मुख्य तौर पर मानव शारीरिक क्रिया विज्ञान। क्या हो जाएगा? मानव शारीरिक क्रिया विज्ञान। अंग्रेजी भाषा में इसे हम कहते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी। क्या बोलेंगे? ह्यूमन फिजियोलॉजी। तो आप पॉइंट नोट कर लीजिएगा, अंग्रेजी भाषा में भी लिखते रहिए, दोनों भाषाओं में ह्यूमन फिजियोलॉजी। ओके, तो ये भी बहुत बहुत मायनेपूर्ण है कि आप इसे समझ सकें, इसको जान सकें। और चौथा जो सेगमेंट होगा इसका, वो होगा पादप जगत का, यानी कि पादपों के बारे में कहीं भी कुछ लिखा हो तो हम लोग यहाँ पर पढ़ लेंगे, यानी कि प्लांट किंगडम। तो इसे नोट कर लीजिएगा, प्लांट किंगडम। तो अब हमें ये देख लेना है कि आखिर पूरी एनसीईआरटी में पादपों के तौर पर, यानी कि प्लांट के तौर पर कौन कौन से टॉपिक हैं, उनको एक साथ समराइज कर लेंगे। पांचवा जो हिस्सा है बायोलॉजी का, वो है आनुवांशिकता। क्या है? तो यहाँ पर नोट कर लेंगे, आनुवांशिकता का टॉपिक आता है जेनेटिक्स का। तो इसे भी हम लोग पॉइंट आउट करेंगे, है ना। तो यहाँ पर नोट करिएगा, जेनेटिक्स के तौर पर एक टॉपिक है। और यहीं पर आनुवांशिकता के साथ ही हम एक बार और नज़र डालेंगे, और वो नज़र होगा जीव जगत का वर्गीकरण। क्या हो जाएगा? जीव जगत का वर्गीकरण, यानी कि जो एनिमल किंगडम है उसका क्लासिफिकेशन करना। तो यहाँ पर पॉइंट कर लेना कि क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम। तो ये भी बहुत ज़्यादा कई बार पूछा गया है
कि भाई जीव जगत में कौन कौन से हिस्से हैं, और ये भी आपके यहाँ टॉपिक बनता है। तो कुल अगर बायोलॉजी के हिस्से को देखें, है ना, नोट नहीं मिलेगा, अरे भैया पे लिख तो यार, आज ही से घबरा गए तुम, हे सर ऐसा कहीं होगा, हे सर अब ये नहीं मिलेगा, ये क्या है, पढ़ो तो सही। तो ये ध्यान रखिएगा। तो इसे पॉइंट करिए। देखो तुम्हारी आपकी जो खासियत है, आपकी फरमाइश है, उस पर मैं काम नहीं कर सकता बेटा ना। बोर्ड काला कर दो, एक लोग कहेंगे बोर्ड नीला कर दो, एक लोग कहेंगे बोर्ड हरा कर दो। अब आप फरमाइशी प्रोग्राम तो देख नहीं रहे हो, पढ़ने आए हो ना। तो पढ़ना थोड़ा सा दुख भरी चीज़ों से पढ़ा जाता है। पढ़िए और नोट करिए, है ना। चलिए, तो पहला क्या हो गया बायोलॉजी में। पहला जो सेगमेंट होता है यूपीएससी में वो होता है मानव पोषण और स्वास्थ्य, है ना। दूसरा कोशिका और ऊतक, तो इसे आपने लिख लिया। तीसरा होता है मानव शारीरिक क्रिया विज्ञान यानी कि ह्यूमन फिजियोलॉजी। चौथा होता है पादप जगत यानी कि प्लांट किंगडम। और पांचवा क्या होगा, आनुवांशिकता यानी जेनेटिक्स। और उसी पांचवें में ही एक और टॉपिक जुड़ेगा, उसे हम कहेंगे जीव जगत का वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ द एनिमल किंगडम। ये पांच ऐसे टॉपिक हैं जिनको अगर पढ़ लिया जाए तो मान के चलो कि हमारी पूरी बायोलॉजी फाइनल हो जाएगी। अब इन्हीं पांच टॉपिक के आधार पर हमें एनसीईआरटी के जो लेसन है, जो पार्ट हैं, उन्हें देखना है, ठीक है ना। तो इसे एक बार नोट कर लीजिए कि हमारा जो यूपीएससी है, या यूपी पीसीएस है, या बिहार पीसीएस है, या कोई अदर स्टेट पीसीएस है, या आप एनडीए दे रहे हैं, अथवा आप सीडीएस दे रहे हैं, या कोई अदर वनडे एग्जाम दे रहे होंगे, कुछ भी आपकी मर्जी है, जिसमें साइंस जैसा कुछ है, जिसमें बायोलॉजी जैसा कुछ है, तो वो आपके लिए है। सर आप जिस्ट बनाकर दे दीजिए, हाँ हम एक इंजेक्शन लाएंगे और आपको लगा देंगे, है ना। सारा जो एनसीईआरटी आपके दिमाग में फिट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इसको एक बार नोट करिएगा कि हमारा जो पाठ्यक्रम है वो किस आधार पर बनने वाला है, वो है, ठीक। तो हमें क्या मिला, हमें कुल 5 टॉपिक मिला। ह्यूमन पोषण यानी कि ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, कोशिका एंड टिश्यू यानी सेल एंड टिश्यू, ह्यूमन फिजियोलॉजी मानव शारीरिक क्रिया विज्ञान, और प्लांट किंगडम यानी कि पादप जगत, और इसके बाद क्या हुआ जेनेटिक्स, और इसके बाद क्या हुआ क्लासिफिकेशन ऑफ द एनिमल किंगडम यानी कि जीव जगत का वर्गीकरण। तो ये 5 टॉपिक अगर हम पढ़ लें तो हमें मान के चलो कि हमारा पूरा का पूरा बायोलॉजी कवर हो जाएगा। तो नोट कर लिया होगा आपने। अब इसी को बेस मानते हुए, यानी कि आपने देखा कि पूरी की पूरी जो बायोलॉजी हमें पढ़नी है उसके कुल बेसिक कितने टॉपिक हैं, तो उसके कुल 5 पार्ट हैं। पूरी बायोलॉजी के 5 पार्ट हैं, जिनमें से अगर हम पार्ट 1 की बात करें तो वो क्या होगा, तो जवाब हो जाएगा कि वो है मानव का स्वास्थ्य या मानव का पोषण। मानव का पोषण व स्वास्थ्य, ये हमारा पहला टॉपिक है ना, पार्ट 1 है ये। यानी कि ह्यूमन का हम न्यूट्रिशन कर रहे हैं और प्लस में उसके हेल्थ पर एन एंड एच की चर्चा कर रहे हैं। तो अब पार्ट 1 से हमें शुरुआत करनी है, फिर पार्ट 2 होगा, फिर बायोलॉजी का पार्ट 3 होगा, फिर बायोलॉजी का पार्ट 4 होगा। अब हमारा ये काम है कि आइए क्लास 6 से लेकर के और क्लास 10th तक एक बार उसका जो सब्जेक्ट है, उसका जो एक तरीके से विषय वस्तु है, उस पर एक बार नजर डाला जाए कि भाई लेसन 1 कक्षा 6 में क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है, 4 क्या है। तो जब आप थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो आपको एक लिस्ट मिलेगी, और लिस्ट ये मिलेगी जो हमारे सामने है। यहाँ पर बहुत सावधानी से लिखी गई है, ध्यान देना। मैं जो एनसीईआरटी आपको पढ़ा रहा हूँ वो कोविड-19 से पहले की एनसीईआरटी है। कौन सी है, जो मैं एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ वो कोविड-19 से पहले की है। क्यों पहले की है, कारण कि कोविड-19 में एनसीईआरटी के कुछ टॉपिक घटा दिए गए हैं, है ना। ध्यान देना कि जब कोरोना आया तो चूंकि बच्चों पर पढ़ाई का बोझ पड़ रहा था, तो जो हमारी केंद्र सरकार है उसने अनुशंसा कर दी कि भाई अब क्या किया जाए कि मुख्य तौर पर बच्चों का एग्जाम है और पढ़ाई उतनी हो नहीं पाई, चूंकि ऑनलाइन में उतना बेहतर हुआ नहीं, तो एनसीईआरटी कुछ टॉपिक हटा दिए गए जिसका असर आप पर पड़ सकता है। तो मैंने ये तय किया कि आप जो बाजार में पुस्तकें पाएंगे वो पुस्तकें अभी कम टॉपिक वाली हैं, लेकिन मैंने ये तय किया कि कोरोना से पहले वाली जो पुस्तक आती थी, यानी कि मिड ओल्ड एनसीईआरटी, ओल्ड नहीं कह सकते, ओल्ड तो बहुत पुरानी हो गई, हम मिड ओल्ड एनसीईआरटी की चर्चा करेंगे बिफोर कोविड-19, वो मैं पढ़ाऊंगा। इससे क्या होगा कि अभी वर्तमान में जो है वो भी आपको मिल जाएगा, और जो टॉपिक सरकार ने हटा दिए हैं
क्योंकि वो बच्चों के लिए हटाए गए हैं, आपके लिए हटाए नहीं गए हैं। आप अगर उसे पढ़ेंगे तो बहुत बेनिफिशियल होगा। तो मैं जो एनसीईआरटी फॉलो कर रहा हूँ वो है कोविड 19 से पहले की एनसीईआरटी, जिसमें लगभग सभी टॉपिक शामिल किए गए हैं, है ना। तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो कई बार आपको ऐसा लगेगा कि ये पार्ट तो मेरे में नहीं है, मास्टर साहब किससे पढ़ा रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मैं कुछ और टॉपिक ऐड कर लूंगा, जिससे कि आपकी पढ़ाई पर थोड़ा सा और बेहतर असर पड़ सके। तो ध्यान देना। अब अगर हम मानव पोषण और स्वास्थ्य की चर्चा करें, तो अब हमने क्या किया कि मानव पोषण व स्वास्थ्य के पहले टॉपिक के सभी जो अध्याय हैं उनको मैंने एक साथ ढूंढ लिया कि कहाँ कहाँ पर होते हैं। जैसे कक्षा 6 में यानी क्लास 6 में जो ह्यूमन हेल्थ और न्यूट्रिशन के टॉपिक हैं वो दो हैं। कौन कौन से हैं? पहला है लेसन 1 है, भोजन कहाँ से आता है, यानी कि एक तरीके से जो हमारा फूड है वो कहाँ से आता है, वेयर डज फूड कम फ्रॉम इट। दूसरा, भोजन के घटक, कंपोनेंट ऑफ फूड, यानी कि हमारे पास जो क्लास 6 है, इस क्लास 6 के दो टॉपिक हैं। पहला तो लेसन 1 है और दूसरा लेसन 2 है ना। तो अब आप जिनके पास इंग्लिश की एनसीईआरटी होगी वो अपना इंग्लिश में देख लेंगे, और जिनके पास हिंदी भाषा की एनसीईआरटी होगी वो अपना हिंदी में देख लेंगे। हमारा उद्देश्य दोनों लोगों को समझाना है, तो दोनों लोग बेहतरीन तरीके से समझ लेंगे। दूसरा, अब जब हम क्लास 7 में गए और हमने देखा कि पोषण और स्वास्थ्य से जुड़ा कौन सा टॉपिक है इसमें, तो हमें मिला अध्याय 2। इसमें लिखा था प्राणियों में भोजन, यानी कि फूड इन एनिमल, यानी कि जो प्राणी होते हैं वो किस तरह से भोजन करते हैं। तो जब आप क्लास 7 में जाएंगे तो वहाँ पर लेसन 2 है, और लेसन 2 भी एक तरीके से ह्यूमन हेल्थ एंड न्यूट्रिशन यानी कि HHN से जुड़ा हुआ है। क्लास 7 8 में गए, और क्लास 8 में जब गए तो हमें एक और टॉपिक मिला। वो मिला क्या? सूक्ष्म जीव, मित्र और शत्रु, यानी कि ये भी एक तरीके से लेसन 2 था। और लेसन 2 में हमने देखा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में, है ना, सवाल पूछा गया था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कब पॉजिटिव हैं और कब हमारे लिए नेगेटिव भावना रखते हैं। इस बार कक्षा 9 का जो सिलेबस है ये हटा दिया गया है। कोरोना में ये वाला टॉपिक हटा दिया गया कि हम बीमार क्यों पड़ते हैं, लेकिन हम लोगों ने इसे भी जोड़ लिया है, तो बीमारियों वाला। तो क्लास 9th में भी आपका लेसन 13 है, जो कि अभी नई वाली एनसीईआरटी में नहीं है। इसमें है कि हम बीमार क्यों पड़ते हैं, तो वही है कि हम क्यों एक तरीके से ये फॉल इल होते हैं, ये पूछा गया सवाल है। तो कुल मिला के मानव स्वास्थ्य और पोषण में आप देखेंगे तो 2 3 4 और 5 ऐसे टॉपिक हैं जो शामिल किए गए हैं कक्षा 6 से लेकर के 10 तक। 11 और 12 की एनसीईआरटी मैंने बताया है, उसको हम लोग अलग से डील करेंगे। इसलिए करेंगे क्योंकि उसके सारे टॉपिक नहीं पढ़े जाते हैं। रीज़न, वो बहुत बड़ी एनसीईआरटी है जो कि सामान्य विज्ञान की दुनिया से अलग ले जाएगी आपको, जो हम ले नहीं जाने वाले हैं। साइंस में एनसीईआरटी 10 तक ही महत्वपूर्ण होती है, जिसे हम बताएंगे। कक्षा 10 में मानव स्वास्थ्य और पोषण से जुड़ा हुआ कोई टॉपिक नहीं है ना। तो फिर से ध्यान देना, क्लास 6 में डाउट सेक्शन में टाइप कर लिखते हैं कौन सा डाउट आ गया है तुम्हारा जिंदगी में। प्रिया शर्मा, यहीं लिख लो बेटा और हम बता देंगे। अभी इसको नोट करो, जीवन ऑलरेडी तो आपका बिजी चल रहा है ना। और गुड इवनिंग लिखने का मौका कैसे पा जाते हो, इसको नोट करो पहले। तो क्लास 6 में क्या है, पहला और दूसरा टॉपिक। आजकल क्लास 6 में एक ही टॉपिक है, एक हट गया, ये वाला ऊपर वाला हटा दिया गया, भोजन कहाँ से आता है। पहला टॉपिक उन्होंने भोजन के घटक कर दिए हैं, जो कि हमने दोनों कर दिया है। दूसरा, क्लास 7 में टॉपिक 2 है प्राणियों में भोजन, यानी कि फूड इन एनिमल, प्राणियों में भोजन की बात होगी। कक्षा 8 में है सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पॉजिटिव और नेगेटिव, हमारे लिए अच्छे या बुरे। और तीसरा है कि हम बीमार क्यों पड़ते हैं, है ना, वाई बी फॉल इल, तो हम क्यों बीमार पड़ते हैं, सवाल तो ये भी होना चाहिए ना। तो ये कुल मिला के हमारे पास 2 और 3 और 4 और 5 ऐसे टॉपिक हैं जिनको जब हम पढ़ लेंगे तो हमारा ह्यूमन हेल्थ और न्यूट्रिशन का टॉपिक फाइनल हो जाएगा। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। तो जो पहला टॉपिक है उसकी तरफ आपको ले चलते हैं, और उम्मीद है अब आप समझ गए हैं। तो फिर से ध्यान देना, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। और हमने बायोलॉजी को कितने हिस्सों में बांटा, तो बायोलॉजी को हमने 5 पार्ट में बांट लिया है। और 5 पार्ट में पार्ट 1 क्या है, तो आपका जवाब होगा 5 पार्ट में जो पार्ट 1 था ये है ह्यूमन हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। क्या हो जाएगा,
ये है ह्यूमन हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। और ह्यूमन हेल्थ एंड न्यूट्रिशन में हमने क्या किया, तो इस पूरे टॉपिक में कक्षा यानी कि क्लास 6 से लेकर के और 10th तक हमने सभी टॉपिक यानी कि ऑल टॉपिक हमने ढूंढ लिए। और जब सभी टॉपिक हमने ढूंढ लिए तो हमें क्या मिला कि क्लास 6 में हमें लेसन 1 और 2 मिल गया, है ना। और क्लास 7 में हमें लेसन 2 मिल गया, और क्लास 8 में भी हमें लेसन 2 मिल गया, और क्लास 9 में हमें लेसन 13 मिल गया। तो इस तरह से इतने सारे लेसन हैं जो पूरी एनसीईआरटी को कवर कर लेंगे, ठीक है ना। आइए बढ़ा दिया जाए। अब हमारा जो पहला टॉपिक है वो है क्लास 6 का, और उसका नाम क्या है, तो पहला है भोजन कहाँ से आता है। तो नोट कर लीजिएगा, भोजन कहाँ से आता है। तो हम इसमें क्या क्या सीखेंगे, देखो बहुत शानदार है और एकदम बच्चे की तरह पढ़ना है। तो लिखिएगा पहला टॉपिक, जो हिंदी में लिखेंगे। इसके बाद ठीक बाद में अंग्रेजी वालों को भी बता दूंगा, दोनों भाषाओं में इस्तेमाल करूंगा। तो पहला जो हमारा टॉपिक था क्या हुआ इसमें, कि भोजन कहाँ से आता है। लिखिएगा पहला हेडिंग, भोजन कहाँ से आता है, अध्याय 1। इसमें क्या क्या सीखना है। पहला, भोजन के संघटक क्या होते हैं, भोजन के संघटक क्या होते हैं। दूसरा, भोजन की सामग्री के स्रोत क्या क्या होते हैं। तीसरा, पौधों के भागों से मिलने वाले भोजन कौन कौन से होते हैं। चौथा, जंतुओं से मिलने वाले भोजन कौन कौन से होते हैं। और पोषण की अलग अलग कौन कौन सी विधियां हैं। इस टॉपिक में हम यही सीखेंगे। अगर आप अंग्रेजी भाषा में पढ़ रहे हैं तो आपको क्या क्या मिलेगा। सवाल, पहला टॉपिक है वेयर डज फूड कम फ्रॉम, यानी कि जो भोजन है वो कहाँ से आता है। पहला हम पढ़ेंगे कंपोनेंट ऑफ फूड, यानी कि भोजन के घटक। दूसरा पढ़ेंगे सोर्स ऑफ फूड, भोजन के स्रोत, भोजन कहाँ से आते हैं। तीसरा, फूड ड्राइव्ड फ्रॉम द प्लांट पार्ट, यानी कि ऐसे भोजन जो पादपों के जरिए प्राप्त होते हैं, और ऐसे भोजन जो एनिमल से मिलते हैं। और मेजर मेथड्स ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि पोषण की अलग अलग विधियां पढ़ने वाले हैं। तो क्लास 6 का पहला चैप्टर आपके सामने है, और पहले चैप्टर में इन इन बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। पहली जो चर्चा का आशय है कि हम जीवधारियों का भोजन। अगर मैं सवाल करूं, ध्यान देना, इस पूरी एनसीईआरटी में दो बड़े शानदार यहाँ पर हमारे किरदार हैं। पहला किरदार है बूझो, और दूसरा किरदार है पहेली। एक किरदार पुरुष है जो कि बूझो है ना। एक छोटा सा बच्चा होगा, मैं बार बार इनको लेकर के आऊंगा, ये बूझो है ना। और एक और किरदार है इसमें, इनका नाम रख देते हैं बूझो। जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो ये मिलेंगे आपको। दूसरे किरदार इसी में है, और ये हैं इनकी बहन, और इनका नाम है पहेली, ठीक है। तो इस तरह से हमें दो किरदार मिले। अब बूझो और पहेली आपस में खूब चर्चा करते रहते हैं और सीखते रहते हैं पूरी एनसीईआरटी। तो बूझो ने पहेली से कहा कि तुम क्या खाती हो। पहेली ने कहा सर 11th और 12th भी करा दीजिए भैया, अंजनी कुमारी हाथ जोड़ रहे हैं, निवेदन करें, प्रणाम कर रहे हैं, हम सब करा देंगे, सुनती काहे नहीं हो। हाँ, कहीं से आके टप से लिख के निकल लिए। कल नहीं थे क्लास में, अभी भी नहीं हो क्लास में, आगे भी शायद नहीं रहोगी क्लास में, है ना। यही सच्चाई है जीवन का। पढ़ लिख लो बिटिया, बहुत मेहनत लगती है। अम्मा बाबू जो पैसों खर्च करते हैं ना, 100-200 खाना पीना खिलाते हैं, वो बहुत प्यार से खिलाते हैं। तो अब नहीं पढ़ोगी, ऐसी करके निकल लोगी कि एनसीईआरटी पढ़ा दो, नोट्स दे दो, ये दे दो, वो दे दो, क्या दे दो, है ना। तो ये ध्यान रखो, 11 और 12, 11 और 12 की एनसीईआरटी हम लोग अलग से कवर करेंगे बेटा, है ना। क्योंकि उसमें सारा नहीं पढ़ना होता, सारा पढ़ा देंगे तो ये तो फिर नीट की तैयारी हो जाएगी, नहीं करना अपन को, है ना। तो प्लीज पढ़ाई पे ध्यान लो बिटिया, बहुत मेहनत से पैसा आता है, तुम्हें नहीं पता अभी इस चीज का। तुम तो उठ के चले आए कि लो कोचिंग कर लेते हैं, ध्यान दो, है ना। चलिए। तो बूझो ने पहेली से कहा, क्या कहा, कि तुम भोजन में क्या खाती हो। उन्होंने कहा कि मैं भोजन में आमतौर पर सब्जियां, दाल, अचार, है ना, कुछ और सब्जियां, चावल, पापड़ भी मन करिया खा लिए, या कुछ चटनी मिली चटनी खा लिए, या मान के चलो दही मिली दही खा लिए, या मन किया तो मछली खा लिए। कह यार तुम मांसाहारी हो। कह रहे क्यों, मांसाहारी क्या होता है। तो होता है जो मांस खाता है वो मांसाहारी है, और जो एक तरीके से केवल पादपों पर रहता है वो शाकाहारी है ना। आपने दो बड़ी बातें सुनी होगी, कार्निवोरस, है ना। तो हम बात कर रहे हैं उसी मुद्दे को लेकर के, भोजन हमारा क्या है। तो हमारे जीवन में जो भोजन है यानी फूड है, तो वो क्या क्या हो सकता है।
हमारे जीवन में जो फूड है वो मुख्य तौर पर एक तो एनिमल से मिल सकता है या जंतुओं से। एनिमल में क्या मिल सकता है, जैसे मान के चलो हमें मीट मिल गया, हमें मिल्क मिल गया है ना, दूध मिल गया, या हमें एक तरीके से और क्या मिला तो हमें एग मिल गया। तो ये सारे के सारे जो स्रोत हैं ये एनिमल से मिले। अगर मैं कहूँ प्लांट से क्या क्या मिला, तो प्लांट से हमें मिल गया मुख्य तौर पर, आप अगर उठा के देखेंगे तो प्लांट से जैसे राइस क्या है, तो राइस इज द पार्ट ऑफ प्लांट, है ना। इसके अलावा अगर मैं कहूँ कि पल्स क्या होते हैं, तो पल्स इज द पार्ट ऑफ प्लांट, है ना। तो लगभग जो हिस्सा पादपों से मिला उसको हमने प्लांट सोर्स कहा, प्लांट फूड का प्लांट सोर्स कहा। और जो हिस्सा हमें मुख्य तौर पर किससे मिला, तो जवाब हो जाएगा वो मिला हमें एनिमल से, उसको हमने एनिमल सोर्स कहा। तो हम जीवधारियों का भोजन यही है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो, इसमें आपको बहुत कुछ लिखना नहीं है, सुनना है। जब लिखने के लिए आएगा तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो भोजन के संघटक क्या होते हैं, कंपोनेंट क्या होते हैं, तो आमतौर पर किसी भोजन को पकाने के लिए, अब यहाँ से लिखना शुरू करिएगा, जिन जिन चीजों का इस्तेमाल किया जाता है उन्हें ही हम भोजन के संघटक कहते हैं। किसी भी पदार्थ को बनाने के लिए दो या दो से अधिक संघटकों की आवश्यकता पड़ती है। तो ये बात ध्यान दीजिएगा। भोजन के संघटक क्या हुए, तो याद रखना कि भोजन को पकाने के लिए जिन जिन चीज़ों का यानी कंपोनेंट, अगर आप फूड कंपोनेंट करेंगे तो हम कह सकते हैं कि जो कंप्लीट फूड हमें अगर बनाना है फॉर इनटेक के लिए, तो हमें एक तरीके से एक या दो पार्ट की आवश्यकता पड़ेगी, है ना। जैसे मान के चलो, मैं उदाहरण लेता हूँ आपके लिए। जैसे आपको मान के चलो सब्जी बनानी है, वेजिटेबल बनाना है कि किस तरह का हमारे पास सब्जी होनी चाहिए। तो सब्जी बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, अब इसके रॉ मटेरियल क्या क्या हो सकते हैं जरा बताइए। आप कहोगे क्या ही पढ़ा रहे हो, मैं कहूँगा कि एनसीईआरटी यही है ना। यहीं से शुरुआत होता है और यहीं से आपको शानदार तरीके से पढ़ना है। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि हमें यहीं से जब पढ़ना है तो यही सारी बातें कर सकते हैं। तो सब्जी का रॉ मटेरियल बताइए, तो आपको क्या क्या मिलेगा। सब्जी बनाने के लिए कच्ची सब्जी चाहिए, है ना। इसके अलावा हमें क्या चाहिए, नमक की आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा हमें कुछ स्पेसीज या मसाले चाहिए। इसके अलावा हमें कुछ पानी की आवश्यकता हो सकती है। लगभग यही तो हो सकती है। तो ये सारे जो रॉ मटेरियल हैं, इन्हीं रॉ मटेरियल को मिला करके हमने सब्जी बनाई। तो ये जो रॉ मटेरियल हमारे सामने है, इन्हीं को हमने कह दिया दिस इज द कंपोनेंट। क्या है, तो दीज आर द कंपोनेंट ऑफ द फूड। क्या कहलाएगा, दीज आर द कंपोनेंट ऑफ द फूड। अब जैसे मैं कहूँ कि व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ द रोटी या चपाती, तो रोटी या चपाती का, हाँ तेल नहीं डाले भाई, तेल भी डाल दो यार, ठीक है। तो ये कंपोनेंट हो गया। चपाती में क्या हुआ, आपको आटा चाहिए, है ना, और आटा के साथ साथ थोड़ा सा पानी चाहिए, हो गया। इससे चपाती हमने बना लिया। दाल क्या चाहिए, तो दाल के कंपोनेंट क्या हो सकते हैं, तो पहली बात, कोई भी हमें कच्ची दाल मिल जाए, है ना। कच्ची दाल के साथ साथ हमें पानी मिल जाए, और पानी के साथ साथ थोड़ा सा नमक मिल जाए, और मन करे तो कोई मसाला या हल्दी मिल जाए, तो हम एक दाल तैयार कर लेंगे। पका हुआ चावल, इसका कंपोनेंट क्या है, तो इसमें हमारे पास कच्चा चावल होना चाहिए, और कच्चा चावल के साथ साथ और क्या होना चाहिए, तो जवाब हो जाएगा थोड़ा सा पानी होना चाहिए। ये दो कंपोनेंट हो गए। खीर की बात करें, है ना, लिख नहीं पाते इतना जल्दी, काहे नहीं लिख पाते, लिखो। खीर की चर्चा करें तो ये लिखना पड़ेगा, है ना। इसको नोट कर लीजिए और फटाफट लिख। खीर किससे बनता है, तो खीर बनाने के लिए आपको चावल चाहिए, और चावल के साथ साथ आपको थोड़ा सा दूध चाहिए, और दूध के साथ साथ हल्का मन करे तो भाई कई लोग हैं तो पानी भी डाल दो, और पानी के साथ साथ थोड़ा सा हमें मेवा भी इसमें डालना होता है, और प्लस में हम चीनी डाल देते हैं। तो आप देख रहे हैं कि कुछ ऐसे भोजन हैं जिसमें केवल दो कंपोनेंट लगते हैं। कुछ ऐसे नहीं, कुकर कंपोनेंट नहीं होता बेटा ना, वो एक तरीके से आग नहीं कंपोनेंट है। आग खा लोगे, कुकर वो खा लेते हो। यही तो एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी का मतलब जानते हो क्या है, बेसिक समझना। आपसे एनसीईआरटी, आप इंटरव्यू में बैठ गए और पूछ लिया कि आप जरा बताओ कि आपने लिखा क्या, कि मुझे मेरी हॉबी कुकिंग है। जैसे मुझे कई बार इंटरव्यू बोर्ड में बच्चे मिलते हैं कि मेरी हॉबी कुकिंग है। तो अब सवाल है कि मेरी हॉबी कुकिंग है, तो क्या कर सकते हो आपने, और सामने वाला पूछ लिया कि ये बताओ व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ द खीर, है ना, मेन कंपोनेंट खीर का जरा बताइए। अब आप कहोगे कुकर, हाँ, उसके बाद कहोगे आग जला लेते हैं, कुकर जला देते हैं। नहीं, आपको बताना होगा कि द मेन कंपोनेंट ऑफ द खीर क्या क्या हो जाएगा। तो चावल है, दूध है, पानी है, मेवा है, चीनी है, ये सभी मिला करके
मुख्य तौर पर भोजन के एक तरीके से कंपोनेंट बनते हैं। यहाँ तक बातें समझ में आ रही हैं? आपकी हॉबी ईटिंग है तो अच्छी बात है, लेकिन ईटिंग हॉबी नहीं होती है। ईटिंग हर किसी का एक तरीके से रीजन है, एक तरीके से जीवन जीने का साधन है ना? चलिए, ये नोट हो गया। टेकिंग ऑफ फूड हमारा साधन है। तो सब्जी में कच्चा मसाला हमने डाल दिया। अब आप कहोगे ये तो मैं जानता था। ठीक है, आप भली भांति जानते हैं, लेकिन आपको फिर से इसे पढ़ना होगा, है ना? आगे बढ़ा जाए। नोट कर लिया आपने? आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा। चलिए आगे रुक करते हैं। एक बार जब नोट कर लिया करिए ना, तो मुझे ऐसे नोटेड लिख दिया करिए कि हाँ नोट हो गया है, एन लिख दिया करिए। और फिर से मैं आपको बता दूं, एक गंभीर छात्र की तरह यहाँ पर भरोसा रखाइए, है ना? आप बहुत गंभीर नहीं दिखोगे तो फिर मुझे पढ़ाने में उतनी शिद्दत नहीं दिख पाएगी, और फिर मैं कमेंट आप करा दूंगा, वन वे कम्युनिकेशन हो जाएगा, कुछ कर नहीं पाओगे। तो प्लीज़ ये ध्यान रखिए, एक क्लास की शुचिता बरकरार रखिए। मैं एक ऐसी पौध बना रहा हूँ जो आगे चल कर के आईएएस बनेगी, आगे चल कर के वो पीसीएस अधिकारी बनेंगे। तो ऐसी पौध को मैं जन्म देने का प्रयास कर रहा हूँ। हो सकता है आप में से बहुत बहुत सीनियर बच्चे भी इसमें होंगे, है ना? और होना भी चाहिए। तो ऐसी स्थिति में आपको वो बहुत हल्के में आंक लेंगे। तो कोई भी ऐसा कमेंट ना करें, ठीक? आइए बढ़ते हैं। तो ये जो मिला हमें कंपोनेंट, ये कहाँ से मिला? ठीक, सवाल आता है कि कंपोनेंट कहाँ से मिला। तो किसी भी खाद्य सामग्री के उनके जो सोर्स हैं, है ना? अगर हम आपसे कहें कि फूड सोर्स कितने प्रकार के होते हैं, तो जवाब हो जाएगा फूड सोर्स दो तरह के होते हैं। पहला आपके सामने है, जिसे हम कहते हैं प्लांट सोर्स। क्या बोलेंगे? प्लांट सोर्स के तौर पर जानेंगे। और प्लांट सोर्स क्या क्या हो सकते हैं, कहाँ कहाँ से मिल सकता है? तो जब सोचो कि हम कई प्रकार की चीज़ें खाते हैं, जैसे हम जब चावल ले रहे हैं तो ये प्लांट सोर्स है। जब हम सलाद खा रहे हैं, है ना, तो ये प्लांट सोर्स है। जब हम रोटी खा रहे हैं तो ये क्या है? प्लांट सोर्स है, तभी तो मिल रहे हैं। जब हम मोटे अनाज खा रहे हैं, है ना, मोटे अनाज खा रहे हैं, अथवा हम मुख्य तौर पर मिलेट्स की चर्चा करें, तो ये जो मिलेट्स हैं ये किसके हैं? तो जवाब हो जाएगा ये सारे के सारे मोटे अनाज हैं। आज जाके सर्च करना कि मिलेट्स में कौन कौन से जो मुख्य अनाज हैं वो आते हैं, है ना? इन पर हम चर्चा कर सकते हैं कि स्पेशली जो मिलेट्स हैं उनमें कौन कौन से मोटे अनाज आते हैं। एक बार आज जाके ढूंढिएगा, थोड़ा आप सर्च करेंगे तो आपको मुख्य तौर पर मजा आएगा, है ना? दूसरा, अगर मैं कहूँ कि जंतु से क्या मिलता है, एनिमल सोर्स हमारे सामने कौन कौन से हैं, तो अभी अभी चर्चा की गई कि एनिमल सोर्स में हमें मिल्क यानी दूध मिला, है ना? इसके अलावा हमें कर्ड मिला, दही मिला, है ना? इसके अलावा हमें चीज मिला, चीज के अलावा हमें मीट मिला, और मीट के साथ साथ हमने और एग प्राप्त किया। तो ये जो सारे स्रोत हैं, यानी कि हमें दूध मिल रहा है, दही मिल रहा है, पनीर मिल रहा है ना, और साथ ही साथ हमें अंडा मिल रहा है। तो ये जो भोजन है ये मुख्य तौर पर, या घी प्राप्त कर रहे हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा? एक एनिमल स्रोत ही हो जाएगा ना। तो किसी भी जीवन में, चाहे हम हो, आप हो, या एनीथिंग हो, कोई भी भोजन प्राप्त करने के दो ही स्रोत प्राप्त कर पाएगा, या तो प्लांट स्रोत यानी कि प्लांट सोर्स, या तो एनिमल सोर्स। तो इस पूरी एनसीईआरटी में ये कहा गया कि मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपके जीवन में दो ही स्रोत मिलेंगे, या तो पादप के या तो जंतु के। इसके अलावा इस पूरी धरती पर और कोई भी स्रोत नहीं है जो हमारे भोजन के लिए हो। इसे नोट कर लीजिएगा कि खाद्य सामग्री उनके स्रोत यानी फूड सोर्स कौन कौन से हैं। तो प्लांट लिखेगा चावल, सलाद, रोटी, मोटे अनाज आदि। और जंतु में लिखेगा दूध, दही, पनीर, अंडा, घी। जो अंग्रेजी में लिख रहे हैं वो शानदार तरीके से अंग्रेजी में लिख लें, है ना? दोनों के लिए बेहतरीन है। अब सवाल आता है कि पादपों से मिलने वाले भोजन कौन कौन से हो सकते हैं। जरा सोचो कि किसी भी पेड़ पौधों के आप कौन कौन से हिस्से खा सकते हैं, है ना? मशरूम क्या है, जरा बताओ। कोई पूछ रहा है कि मशरूम क्या है, तो मशरूम भी एक तरीके का प्लांट सोर्स है ना। मशरूम चूंकि कवक है, और कवक किस में आते हैं? वो पादप में आते हैं, है ना? तो ये बात बड़ा शानदार सवाल था। अब पता नहीं आपके मन में था कि नहीं था, मैं आप चाहें तो उसको जाकर के नोट कर सकते हैं। अब मैं आपसे अगर पूछूं सवाल कि जरा ये बताओ कि पादपों से मिलने वाले भोजन कहाँ कहाँ से हैं, क्या आप किसी फ्रूट को भोजन में शामिल कर सकते हैं? आप कहोगे बिल्कुल, ये तो सीधी सी बात है। इसके अलावा पानी के लिए कौन सा स्रोत रखेंगे? हाँ, पानी भोजन नहीं है बेटा ना, हम फूड सोर्स की बात कर रहे हैं।
पानी एक तरीके से अलग व्यवस्था है। लीफ, क्या पत्तियों का भोजन कर सकते हो? उत्तर है हाँ, कर सकते हैं। क्या फूल को भोजन के तौर पर शामिल किया जा सकता है? जरा बताओ, क्या भोजन के तौर पर किसी फूल को शामिल कर सकते हो? तो आप बड़े आसानी से हाँ, गोभी का फूल हुआ तो रोज खाते हैं, तो गोभी का फूल खा रहे हो तो सीधी सी बात है। अब पता नहीं वो ओरिजिनल फूल है कि नहीं, वो आप ही बताना मुझे। खैर, आप अच्छे से नहीं लिखाते हैं। हाँ, मैं बहुत बदमाश हूँ, क्या ही कर सकते हो, है ना। अच्छा ये बताओ कि क्या किसी पेड़ पौधों की ब्रांचेज खाई जा सकती हैं, या किसी पेड़ पौधों की रूट खाई जा सकती हैं? देखो बेटा, अभी लिखो नहीं, जो मैं लिखाया उसको लिख लो। इसमें सारे इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरी बात समझना। आपको मैं पढ़ने सिखा रहा हूँ, किताबें कैसे पढ़ी जाती हैं, और लिखने के लिए ये पीछे जब मैं बोला ना इसकी लिख लो, तो ये सब उतारना होगा आपको फटाफट। खाद्य सामग्री और उनके स्रोत, पादप स्रोत कौन से हैं, जंतु स्रोत कौन से हैं। अभी आप बहुत छोटे हो, है ना, हो सकता है आपको समझ कम आ रहा हो, कई बार इसे देखिए, तब जाके काम बनेगा, है ना। ब्लेम लगाने से कोई मतलब नहीं होता। पंपकिन का फ्लावर खा सकते हैं, बिल्कुल खा सकते हैं, है ना। तो हमारे सामने फूल है, पत्तियां हैं, तो लगभग हम ये कह सकते हैं कि किसी भी प्लांट के सभी पार्ट खाए जा सकते हैं। क्या ऐसा मानते हैं आप? किसी भी प्लांट के सभी पार्ट खाए जा सकते हैं, यानी कि कहा जा सकता है कि यस, सभी पार्ट खाए जा सकते हैं। तो अब एक अगर नजर डाल लें तो समझ में आएगा। अच्छा बताओ, जड़ के तौर पर या पादप के रूट के तौर पर आप क्या क्या खा सकते हो? यही है पढ़ाई, इसी को बोलते हैं एनसीईआरटी, है ना। हो सकता है आप पहली बार जीवन में मुलाकात करें तो आपको घबराहट होगी, अब क्या ही है ये, समझ नहीं आ रहा है। तो आप इसे समझिए कि ऐसे ही पढ़ी जाती है। अब मैं आपसे कहूं कि आप किन्हीं 3-4 रूट के नाम सुनाइए या बताइए जिनको आप खाते हो। क्या आपने कभी इस तरह से पढ़ा है? ठीक, तो जब होगा हाँ मुझे पता है, किन्हीं 3 रूट के नाम फट, अब लिखिए कमेंट, अब आपको लिखने का दौर आ गया है। हाँ, सनई का फूल बड़ा अच्छा होता है, सब्जी बनती है इसकी ना। हाँ हाँ ठीक है। गाजर मूली कह रहे हैं कुछ लोग, है ना। चलिए, तो रूट के तौर पर हम खाते हैं गाजर, है ना। इसके अलावा आप मूली, अंग्रेजी वाले कहेंगे अंग्रेजी में लिखो, इतना समझदार हो कि आप मूली की अंग्रेजी जानते हो, है ना। मूली की अंग्रेजी क्या होती है? नहीं, आलू नहीं है भाई इसमें, गाजर मूली। इसके अलावा सलजम, इसके अलावा चुकंदर, वीट खाते हैं ना, तो चुकंदर। तो ये 4 ऐसे प्रमुख उदाहरण हैं जो मुख्य तौर पर जड़ों में शामिल होते हैं, है ना। और कोई बताना? ठीक है, शलजम गाजर मूली टमाटर हो गया। और कोई बताओ जरा इसके अलावा, और आप क्या क्या खाते हो? तो आप ध्यान देना, शकरकंद भी तो खाते हो। शकरकंद, जिसे बोलते हैं स्वीट पोटैटो, है ना। स्वीट पोटैटो सुना होगा, गाँव में इसे गंजी कहते हैं, है ना। ये भी एक तरीके से रूट ही है। खैर, रूट में 4-5 उदाहरण आपको मिल गए। जरा बताना, तने में क्या खाते हो, स्टेम में? किसी तने का अगर आप सेवन कर रहे हो तो सबसे आम तना आपके जीवन में कौन कौन सा है? तो मुझे लगता है कि इसका उत्तर दे सकते हैं कि हम आलू जो है वो मुख्य तौर पर तना ही है ना। जो अदरक है ना, ये भी क्या है, तना है। इसके अलावा और 2-3 तने के फटाफट सर चपाती भी लिखना है। हाँ, सारे लिखने हैं, कुछ भी नहीं छोड़ना। आप एनसीईआरटी जब पढ़ने आए हो तो ईमानदारी से पढ़ना, मैं एक एक शब्द ईमानदारी से पढ़ाऊंगा। मेरा उद्देश्य बिल्कुल ये नहीं है कि आपको मजा देना, आपको समझ नहीं आ रहा है, हमें क्या मतलब समझ में नहीं आ रहा है तो, हमारा काम समझाना है। क्योंकि ये एनसीईआरटी अगर सबको समझ में आ जाती ना भैया, तो अकेले पढ़ लेते, बैच ना लाना पड़ता। किताब दुनिया में खूब बिकती है, ये बैच इसीलिए आई है कि आपको कठिन से कठिन और दुसाध से दुसाध बातें समझाई जाएं, छोटी छोटी बातें बताई जाएं, तभी आप एक मजबूत अभ्यर्थी बन करके मेंस की क्लास में इंटर करोगे, है ना। मुझे ये सब पढ़ाने में बहुत इंटरेस्ट आता है, क्यों? क्योंकि मैं छोटी पौध उत्पन्न कर रहा हूँ यहाँ से। अब और बताओ, तने में हम क्या खा सकते हैं? तो क्या प्याज तना है? बिल्कुल। क्या लहसुन तना है? आई थिंक शायद हाँ। आप ओल जानते हो, जिसे हम बोलते हैं मुख्य तौर पर इसे कहा जाता है अंग्रेजी में एलिफेंट यॉम, क्या बोलते हैं? एलिफेंट याम बोलते हैं, या इसे कुछ जगहों पर सूरन कहा जाता है। तो ये भी एक तरीके का तना ही होता है ना, जिसका हम सेवन कर रहे हैं। इसके अलावा या जिमीकंद के तौर पर जानते होंगे, या आप कभी बंडा खाए होंगे, बंडा होता है एक।
तो ये भी तने में आते हैं। तो लगभग लगभग हम लोगों ने तने के सारे उदाहरण ले लिए। अब जरा सोचो, आप पत्ती में क्या खाते हो? आपके जीवन में पत्ती के तौर पर क्या क्या है? तो भाई बहुत सी सब्जियां हम खाते हैं, जैसे हम पालक का सेवन करते हैं, है ना? हम सरसों की पत्तियां खा लेते हैं, हम कद्दू की पत्तियां खाते हैं, हम इसके अलावा पत्तियों में और क्या क्या हो सकता है? तो अरवी की पत्तियां भी शायद खाते हैं ना? हाँ, अरवी की पत्तियां खाते हैं। इसके अलावा धनिया की पत्तियां भी तो खाई जाती हैं, इतनी बेहतरीन पत्ती है ये तो। धनिया की पत्ती हम सेवन में शामिल करते हैं। इसके अलावा हम पत्तियों के तौर पर कहें तो जो चौलाई होती है उसकी भी पत्ती हम खाते हैं। अब सोचिए, सबसे बड़ी जो पत्ती हम भूल रहे हैं वो है चाय की पत्ती। चाय की पत्ती खाते नहीं है, चाय की पत्ती को उबालकर पीने का काम करते हैं। तो जरा सोचो, इंटरव्यू में ऐसे हिट कर देगा कि ऐसी कोई पत्ती बताओ जिसको खाते नहीं, क्या करते हैं, पीते हैं। तो जवाब हो जाएगा चाय की पत्ती। तो ये एक ऐसी पत्ती है जो बड़ी व्यापारिक है ना? इससे हम क्या कर रहे हैं, ये हमें एक तरीके से व्यापार देती है। पूरा पूरा ये नगदी पत्ती है, यानी कि सबसे महत्वपूर्ण जो पत्ती आपके सामने है वो चाय की पत्ती है, जिसे हम खाते नहीं हैं बल्कि इसे हम उबाल कर चाय बना करके पीते हैं। जरा सोचो कि प्लांट की रूट से हम गाजर, मूली, सलजम, चुकंदर सब खा रहे हैं। प्लांट के स्टेम से हम आलू, अदरक, प्याज, लहसुन, एलिफेंटियाम, सूरन, सारी चीजें या बंडा खा रहे हैं। प्लांट की लीफ से हम पालक, सरसों, कद्दू, अरबी, धनिया की पत्ती, चौलाई, चाय की पत्ती, ये सारी चीजें हम प्राप्त कर रहे हैं। आपने कभी क्या अपनी पूरी पढ़ाई में इतना वाइड सोचा है? शायद तो नहीं। इतना वाइड सोचने का जो दौर है वो एनसीईआरटी है ना? आपको एनसीईआरटी ही मुख्य तौर पर इतना व्यापक तरीके से सोचने का, और कक्षा 6 की एनसीईआरटी है, कितनी शानदार एनसीईआरटी है। इसे नोट करिए, फिर आगे बढ़ेंगे। यहीं से सवाल बन जाता है। आप उठा के देखिए, चार दे देगा एग्जाम्पल, इसमें से तना कौन सा है? मैं दावा कर सकता हूं आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो इसी में गलत कर देंगे। वो कक्षा 6 की एनसीईआरटी है ना? ये ऐसी सवाल आएगा कि जड़ है, विकल्प रहेगा 1, 2, 3, 4, और विकल्प में इस तरह से दिया जाएगा कि इसमें रूट कौन कौन सी है। एक रहेगा इसमें चुकंदर, दूसरा रहेगा इसमें आलू, तीसरा रहेगा सूरन या जिमीकंद, ठीक, या चौथा इसमें हम डाल देंगे कि अ, अदरक। अब जरा इसका उत्तर बताइए, इनमें जड़ कौन सी है? अभी भी पढ़ के हम लोग निकले हैं, कौन सी रूट है ना? आपसे रूट के बारे में पूछा है कि ऐसा कौन सा है जो रूट के तौर पर आप शामिल करते हैं। तो आपका जवाब हो जाएगा बहुत शानदार तरीके से कि मुख्य तौर पर जो चुकंदर है ये क्या है, रूट है। और आलू क्या है, स्टेम है। सूरन स्टेम है। और अदरक क्या है, स्टेम है। तो लगभग इस तरह के सवाल कई बार छोटे छोटे एग्जाम में या बड़े एग्जाम में भी मिलने को देखने को मिलते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, बस इसे शानदार तरीके से हमें पढ़ते रहना है। तो समझ में आया? और कुछ पार्ट्स देख लेते हैं। अच्छा बताओ, आप फूल में क्या खाते हो? विभिन्न प्रकार के ऐसे उदाहरण बताइए जो आप फूल में शामिल करते हो। तो मुझे तो बड़े कम दिख रहे हैं, लेकिन फूल को हम उतना ज़्यादा नहीं खाते हैं। फिर भी मान के चलना कि बहुत से ऐसे हमारे पास भोज्य पदार्थ हैं जिनको हम सब्जियों से पहले उनके फूल का हम सेवन कर लेते हैं। जैसे हम कद्दू का फूल खाते हैं, है ना? कद्दू का फूल खाते हैं। अक्सर इस कद्दू के फूल से पकोड़े बनाए जाते हैं। शायद आपने कभी खाए हैं तो ठीक है, नहीं खाए तो अब की इस बार गांव जाना तो कद्दू के फूल के पकोड़े खाना। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो हम सनई के फूल खाते हैं, है ना? सनई के फूल का सेवन करते हैं। तो ऐसे और एक दो आप अपने आसपास नज़र दौड़ाइएगा और मुझे बताना कि हम फूल में क्या खाते हैं। अच्छा, फलों की चर्चा करें तो फल की तो बड़ी वैरायटी है। फल की अगर हम वैरायटी देखें तो बहुत सारी है। जैसे आपसे मैं कहूँ कि ऐसा कोई फल बताइए जिसका सेवन आप किस में करते हो? सलाद में करते हो। जरा बताना कि आप सलाद के तौर पर क्या खाते हो? खाली प्याज खा के काम चला लेते हो सलाद के नाम पे? हाँ? कम से कम 4 प्रमुख प्रकार के फलों का इस्तेमाल करके, जड़ों का इस्तेमाल करके, तनों का इस्तेमाल करके सलाद बनते हैं। अब जैसे खीरा क्या है?
क्या खीरा फल नहीं है? उत्तर होगा बिल्कुल फल है। नहीं, गाजर फल नहीं है। गाजर क्या हो जाएगा? जड़ हो जाएगा। सलाद की परिभाषा है कि सलाद में चार चीजें होनी चाहिए: पत्तियां, फल, तने और जड़ें। अगर चार चीजें मिल गई हैं तो ही सलाद बनेगा। अब देखो, अब आपका प्लेट है ये, इसमें चार चीजें मिक्स कर दोगे तभी सलाद बनेगा। एक में गाजर, तो गाजर क्या है? जड़ है। क्या है? जड़ है। दूसरे में आप धनिया की पत्ती, तो धनिया क्या है? पत्ती है। तीसरे में आप क्या? खीरा, तो खीरा क्या है? फल है। और चौथे में आप प्याज ले सकते हैं, तो प्याज क्या है? तना है। तो जब किसी भी प्लांट के लगभग सभी पार्ट हमारे पास क्या हो गए? शामिल हो गए, तब वो क्या बन गया? सलाद बन गया। अब सोचो, क्या आपने इससे पहले सलाद की परिभाषा पाई थी? उत्तर है नहीं। सलाद को आप एग्जैक्टली सलाद के नाम पे कुछ भी खाए जा रहे थे। एनसीईआरटी कह रही है कि सलाद का आशय है कि लगभग पादप के सभी पार्ट उसमें होने चाहिए। आपके सामने मैंने एक थाली बनाई और उस थाली में हमने न्यूनतम वो सारे पार्ट दिखाए जो सलाद के रूप में होते हैं। तो यहाँ तक बातें समझ में आई कि हम सलाद के तौर पर, अच्छा, सब्जी वाले भी फल होते हैं। बहुत से ऐसे फल हैं जिनका इस्तेमाल हम सब्जी में करते हैं। जरा सोचो कि ऐसे कौन कौन से फल हैं जिनका इस्तेमाल करके आप सब्जी बना सकते हो, यानी वेजिटेबल बनाओगे। तो जवाब है हम, जैसे टमाटर, तो क्या टमाटर फल नहीं है? ये टमाटर क्या है? जड़ है क्या? नहीं, उत्तर तो नहीं, गलत है। तो टमाटर फल है, इससे हम क्या सब्जी बनाते हैं? बिल्कुल। या बैगन, तो ये भी एक तरीके क्या है? फल है। अब जरा और सोचो कि और कौन कौन सा हो सकता है। तो लौकी, लौकी भी क्या है? फल है। कद्दू, तो कद्दू भी क्या है? फल है। परवर या परवल, या इसे पटर कहते हैं, ये भी क्या है? फल है। लेकिन फल में कौन सा फल? सब्जी वाले फल हैं ये। और थोड़ा आसान करते हैं, ऐसे फल जिन्हें हम कच्चा खाते हैं, तो लिखिएगा कच्चे खाए जाने वाले फल। कच्चे यानी कि इनको हम बिल्कुल रॉ मटेरियल के तौर पर एडिबल करते हैं, उनकी चर्चा करते हैं। तो जरा सोचो कि ऐसे फल जिन्हें आप कच्चा खा सकें, तो वो कौन कौन से हैं? संतरा, क्या हो जाएगा? संतरा, और नींबू, और सेब, और इसके अलावा कीवी, और एवोकेडो। लगभग लगभग ये सारे फल आप, कच्चा का आशय यहाँ पर है कि आग से पकाना। नहीं तो आप तो बड़े शानदार व्यक्ति हो, कहोगे अरे इन तो पकता है तब खाते हैं। आम, आमो भूल गए थे। लीची, लीची भी अच्छा था तो नहीं था, लीची नहीं था। तो लगभग फल की जो कैटेगरी है वो तीन तरह से है। सलाद के तौर पर खाते हैं, सब्जी के तौर पर खाते हैं, टमाटर, बैगन, लौकी, कद्दू, परवल। कच्चे कौन कौन से फल हैं? तो हम संतरा, नींबू। अच्छा, बीज में क्या क्या खा रहे हैं? भाई बीज में बहुत सी चीजें हमारे पास हैं। क्या है? गेहूं, चावल, ये सब क्या है? बीज ही तो हैं। दाल, इसके अलावा मोटे अनाज। और एक शानदार बीज बताऊं मैं, आप सबसे शानदार बीज अगर बोले, महंगा बीज बोले, तो वो है कॉफी। क्या है? कॉफी। चाय हम पत्तियों से प्राप्त करते हैं, लेकिन कॉफी प्राप्त करने के लिए हम मुख्य तौर पर बीज का ही इस्तेमाल करते हैं, है ना? तो इसे पॉइंट करना कि कॉफी प्राप्त करने के लिए हम बीजों का ही इस्तेमाल करते हैं। कॉफी के बीज होते हैं और उनको हम पीस लेते हैं, है ना? कॉफी के जो बीज होते हैं, कॉफी के पौधे होते हैं, तो कॉफी के बीजों को पीस करके ही हम कॉफी का पाउडर बनाते हैं, जिसे आप बारात में पीते हैं। तो बीज का इस्तेमाल न केवल खाने के लिए हो रहा है, बीज का इस्तेमाल पेय पदार्थ के लिए भी होता है ना? तो ये एक तरीके से आपको एनसीईआरटी पढ़ने का जो भाव है वो लगभग पता चल रहा होगा कि एग्जैक्टली है क्या वो। इतना नोट करिए। हो गया ना? तो खीरा हुआ, टमाटर हुआ, वैगन हुआ, लौकी हुआ, कद्दू हुआ, परवल हुआ, ये सब्जी में आ गए। ठीक। हाँ, एप्पल, मैंगो, कीवी आदि आदि। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? अब आप ये कह सकते हैं कि हाँ, वाकई में हम एनसीईआरटी का जो भाव लेकर के पढ़ना शुरू किए थे
वो हमें मिल रहा है। ये चीजें हम लोग किसी क्लासरूम में नहीं पढ़ाते हैं, कारण हम ये मान के चलते हैं कि वो आप जानते हैं। फिश नहीं होगा, फिश तो जानवर का हो गया ना, फिश तो एक जीव जंतु है। बनाना, हाँ वो कच्चे फलों में आ जाएगा। ठीक, ठीक है, कॉफी के बीजों का इस्तेमाल करते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ा जाए। अब और आगे देखें, सवाल आता है कि केवल पादपों से भोजन ही नहीं मिलते। अब सवाल यहां से फंसेगा, इससे पहले वाले सवाल नहीं आएंगे। अब सवाल आता है कि पादपों से हमें मसाले भी मिलते हैं, है ना। ऐसी ढेर सारी स्पीसीज हैं जो हमें, स्पाइसेस हैं जो हमें कहाँ से मिल रही हैं, पादपों से मिल रही हैं। अब यहाँ से सवाल फंसेगा, लिखिएगा, बहुत लिखिएगा। स्पाइसेस आर आल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट्स। लिखिएगा, मसाले पादपों के भिन्न भिन्न भागों से प्राप्त होते हैं। लिखिएगा हिंदी में, मसाले भी भाई भारत में अंग्रेज या जो विदेशी आए क्यों आए, मसाले के चक्कर में आए। तो लिखिएगा अगला पॉइंट, देखिए मसाले, मसाले भी पादपों के, मसाले भी पादपों के अलग अलग भागों से प्राप्त होते हैं, अलग अलग भागों से प्राप्त होते हैं। लिखिएगा, स्पाइसेस आर आल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट एंड और ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट्स, यानी कि पादपों के अलग अलग हिस्सों से प्राप्त होते हैं। अब आइए देखा जाए कि कौन कौन से ऐसे हिस्से हैं जहां से हमें अलग अलग मसाले मिलते हैं। जैसे कोरिएंडर, जानते हैं कोरिएंडर मीन्स होता है धनिया, हिंदी में क्या कहेंगे, धनिया। तो सभी शब्दों का इस्तेमाल अंग्रेजी में करिए, हाँ ठीक है, धन्यवाद। इतनी अंग्रेजी नहीं आती तो काहे अंग्रेजी पीछे पड़े हो। हिंदी वालों को कोरिएंडर का मतलब धनिया आता है, तो आपको भी धनिया का मतलब कोरिएंडर आना चाहिए। अब हम आपको यहाँ पर अंग्रेजी सिखाने तो बिल्कुल नहीं आए ना, कि हम आपको ये पढ़ाएं कि, ठीक है, इतना आप जाके घर पे गूगल कर लेना, इसका क्या होता है, इसका ऐसा क्या होता है। अब एक लोग कह रहे हैं सर हिंदी में लिखिए, जब अंग्रेजी में आ गया तो हिंदी में लिखो, हिंदी में आ गया तो अंग्रेजी में लिखो, है ना, हम दोनों लिख रहे हैं, घबराइए नहीं। प्याज की अंग्रेजी क्या होती है, इसका अंग्रेजी ओनियन होता है मेरे प्यारे प्रभु जी। चुकंदर, चुकंदर अलग अंग्रेजी, सबका अंग्रेजी ढूंढ लेना। छोटे बच्चे तो आप लगे नहीं, इतने छोटे हो तो शायद आप जाके छोटे बच्चों की तरह पढ़िए। अब ध्यान दो, कोरिएंडर ड्राइड सीड और लीफ खाते हैं, धनिया का सूखा बीज खाया जाता है। क्या खाते हैं, ये देखो ना, धनिया बगल में है, तो धनिया क्या खाओगे। एक बार उत्तर प्रदेश पीसीएस ने पूछ लिया था कि आप बताओ कि जो क्लॉव होते हैं या जो लौंग है, उसमें क्या खाया जाता है। तो उसमें यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे अगर हम कार्डमोम की बात करें तो इसका मतलब क्या है, इलायची, क्या है। तो इसमें हम ड्राइड फ्रूट्स खाते हैं और सीड खाते हैं। इलायची देखना जरा, यहाँ कहाँ इलायची है, ये है। तो ये क्या है, फल है, और इसके अंदर क्या होते हैं, बीज होते हैं। तो लिखिएगा इलायची कार्डमम, इसमें हम ड्राइड फ्रूट्स और सीड खाते हैं, सूखे फल और बीज खाते हैं। तीसरा लिखिएगा ब्लैक पेपर, यानी काली मिर्च, काली मिर्च खाते हो ना। यही तो एक ऐसी व्यवस्था जिसको लेकर अंग्रेज पागल हो गए थे। तो ब्लैक पेपर क्या है, ड्राइड फ्रूट्स है। जब हम काली मिर्च, यहाँ कहीं दिखेगी आपको, शायद नहीं दिख रही, मेरे चित्र में नहीं है, लेकिन हाँ उसके हम सूखे बीज, सूखे फल खाते हैं। क्या कहेंगे, सूखे फल, हरे रंग का होता है पहले, उसके बाद ये सूख करके काला हो जाता है, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, काला मिर्च हो जाएगा। तो हम इसमें सूखे फल का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो लौंग है, क्लोव्स होते हैं, वो क्या है, इसमें हम फूलों की कलियां खाते हैं। यही सवाल आया था उत्तर प्रदेश पीसीएस में, ये सवाल पूछा गया, तो क्या हो जाएगा, सूखी कली, फूलों की सूखी कली खाते हैं। अच्छा, टर्मरिक में, हल्दी में, आप मेरे पीछे देखें, जो टर्मरिक है ये हल्दी है, यहाँ पर ये चित्र देखिएगा, इसमें हम इसका तना लेते हैं, है ना, तना मुख्य तौर पर हल्दी क्या है, तना है। जिंजर, जिंजर का मतलब क्या होगा, जरा बताओ भाई हिंदी में सर, हिंदी हिंदी में सर। तो जिंजर का मतलब है अदरक, और अदरक में क्या खाएंगे, तना का सेवन करते हैं, है ना। चिली, चिली का मतलब होगा मिर्च। अच्छा, मिर्च में क्या खाओगे, तो मिर्च में भाई उसका फल ही तो खाएंगे, मिर्चा खाओगे, और मिर्च में उसका फल तोड़ के पूरा हिस्सा खा लेते हैं, है ना। अच्छा, क्यूमिन, क्यूमिन मतलब जीरा, क्या होगा, जीरा। तो जब आप जीरा का सेवन कर रहे हैं तो ये सूखे फल हैं, क्या है, सूखे बीज। तो नोट कर लीजिएगा, जीरा में हम सूखे बीज खा रहे हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट है, एक सवाल गारंटेड है कक्षा 6 की एनसीईआरटी से आना।
आगे है एस्फोटिडा। एस्फोटिडा मीन्स क्या होता है? हींगिया जानते हो? वो हींग है। तो जब हम हींग खा रहे होते हैं तो ऐसी स्थिति में हींग के दौरान हम लेते हैं जो रूट है इससे निकलने वाली गोंद, जड़ों की गोंद खाई जाती है। और इसके बाद है सिनामोन या दालचीनी। दालचीनी अक्सर खूब आप इस्तेमाल करते होंगे। यहाँ पे देखिए, ये दालचीनी का छाल है। तो जो पेड़ की छाल है, प्लांट बार्क है ना, पेड़ की छाल खाई जाती है किसमें? दालचीनी में। इसको एक बार फिर से दोहराते हैं, एकदम शानदार तरीके से लिखना। आप ऐसी पढ़ाई किसी भी और क्लास में नहीं पाओगे, इसीलिए एनसीईआरटी बहुत मायनेपूर्ण है ना। इसीलिए एनसीईआरटी बहुत मायनेपूर्ण है, क्योंकि ये चीजें अक्सर सवाल बनाती हैं। और ये चीजें जब अक्सर सवाल बनाती हैं तो मान के चलो कि यहाँ से आपको पढ़ना ही है, लिखना ही है। तो नोट्स बनाना शानदार तरीके से, पीपीटी और पीडीएफ के चक्कर मत पड़िएगा, मेरी आपको व्यक्तिगत सलाह है। ठीक, तो फिर से ध्यान देना। कोरिंडर यानी कि धनिया में क्या खा रहे हैं? सूखे बीज खाते हैं और हरी पत्तियां खा लेते हैं। कार्डमम में क्या खा रहे हैं? सूखे फल खाते हैं और बीज खाते हैं। ब्लैक पेपर में ड्राइड फ्रूट्स खाते हैं, यानी कि काली मिर्च में सूखे फल खाते हैं। और क्लोव या लौंग में क्या खा रहे हैं? कलियां, सूखी हुई कलियां। टर्मरिक में क्या खाते हैं? यानी कि जो हमारे पास हल्दी है उसमें हम तना का सेवन कर लेते हैं और उसी तने को हम मुख्य तौर पर भोजन में शामिल कर रहे हैं। जिंजर यानी अदरक में, तो अदरक तना है, वही हम खा रहे हैं। चिली यानी कि मिर्च में क्या खाते हैं? तो जवाब है फ्रूट, यानी कि मिर्च का हम फल खा लेते हैं। क्यूमिन यानी जीरा में हम सूखे बीज खाते हैं। और एस्फोटिडा यानी कि हींग में हम पेड़ों के जो जड़ें हैं उनसे निकलने वाली गोंद खाते हैं। और सिनामोन या दालचीनी में पेड़ों की छाल खाई जाती है। तो उम्मीद है आप इसे समझ पा रहे होंगे। पीडीएफ नहीं देंगे? अब बताओ। हम मना कर देंगे। हद हो। इतना नोट करना। नीतू बेटा हिंदी में हो तो गया। हाँ, उसी एक ही पेड़ से मिलते हैं, तेज पत्ता भी मिल जाएगा आपको। हाँ, हमसे गलती हो गई, हम दो तीन मसाला छोड़ दिए हैं। आगे बढ़ा जाए। ठीक, हिंदी में हो गया ना। ओरिंडर। अब इतनी हिंदी आनी चाहिए, नहीं आएगा तो कैसे काम चलेगा, है ना। तो ओरिंडर, फिर से ध्यान देना। याद ऐसे ही इसको बंद कर लेना एक तरफ और सोचना कि हम क्या खाते हैं। तो वहां से, हाँ, रूट में गोंद आती है, जड़ें जो होती हैं वो गोंद निकालती हैं और उन्हीं गोंद को हम इकट्ठा कर लेते हैं। इकट्ठा करके डीबीएम भर के फिर हींग आपको ला के देते हैं, है ना। भारत में हिमाचल प्रदेश में हींग की खेती होनी शुरू हुई है। पहले भारत में हींग की खेती नहीं होती थी। भारत में ईरान, इराक और अफगानिस्तान तरीके से हींग मंगाई जाती थी। लेकिन पहली बार अब यहाँ भी हींग की खेती का एक तरीके से शुभारंभ होना शुरू हो गया है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं? उम्मीद है आपने इसे नोट कर लिया होगा। जो लोग अंग्रेजी में हैं अंग्रेजी में नोट करेंगे, मैंने हिंदी में भी बोला हुआ है, हिंदी में भी नोट कर लीजिएगा। दोनों भाषाओं का सकारात्मक इस्तेमाल कीजिएगा। आगे बढ़ा जाए। हो गया ना। चलिए, अब सवाल आता है कि जंतुओं से मिलने वाले भोजन कौन कौन से हैं। प्लांट का खत्म हुआ, एक बार नजर डाल लेते हैं कि जंतु से क्या मिलेगा। मेरे पीछे ढेर सारे फोटोग्राफ्स हैं, आप देखिए। तो ये क्या है? पूरा का पूरा मुर्गा है ये, हमें लगता है। हाँ, ये मछली है, ये कोई मांस है ना। ये भी कोई मांस है। और ये क्या है भाई? झींगा उंगा मछली टाइप की है। लगभग आप देखें तो जंतु से मिलने वाले भोजन के चित्र यहाँ पर दर्शाए गए हैं। इसके अलावा और भी आपके सामने भोजन है, जैसे कि मिल्क है ना, दूध है। और ये क्या है? चीज है या बटर होगा, है ना। बटर है, तो बटर भी है और एग भी है। तो जंतु से मिलने वाले इतने सारे भोजन होते हैं जिनको हम लोगों ने पहले भी पढ़ रखा है। तो और एक बड़ा शानदार उदाहरण है, ये भी कहाँ से मिलता है? जंतु से, है ना। क्या ऐसा है? शहद कहाँ से मिलता है? जरा बताना, शहद कहाँ से मिलता है? मधुमक्खी से। क्या मधुमक्खी जंतु है कि नहीं है? पादप है। तो एक बार फंस गया सवाल कि शहद कैसा भोजन है, एनिमल स्रोत है कि प्लांट स्रोत है।
एनसीईआरटी शहद को एनिमल स्रोत में रखता है, दूध को एनिमल स्रोत में रखता है। तो अब अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा कि जंतुओं से हमें क्या क्या मिला। तो नोट लिखिएगा हेडिंग जंतुओं से, लिखिएगा हेडिंग अपनी कॉपी में जंतुओं से या एनिमल से मिलने वाले भोजन, एनिमल से मिलने वाले भोजन। तो ढेर सारे हैं जिनमें से हम कुछ पर चर्चा करेंगे। लिखिएगा नंबर 1 मांस, मीट। नंबर 2 मछली। नंबर 3 अंडा। इसके बाद देखिए दूध। इसके बाद लिखिएगा मक्खन या बटर। इसके बाद लिखिएगा घी। और सबसे महत्वपूर्ण है वो है आपका शहद या हनी। देखिएगा शहद या हनी, शहद या हनी। इतने जो हिस्से हैं ये जंतुओं से मिलते हैं। इसमें से आपको सब कुछ पता रहा होगा, केवल एक बात नहीं पता रही होगी, वो है शहद। तो शहद को अब हमने किसमें कैटेगराइज कर दिया? तो जवाब हो गया ये हमें एनिमल से प्राप्त होता है, यानी कि मधुमक्खियों से प्राप्त होता है। इसलिए हमने इसे मुख्य तौर पर क्या मान लिया? आ, बस एक बात ध्यान रखना, ये जो शहद है ये इनडायरेक्ट है। कैसा है? इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट नहीं है। तो आप जब कभी कोई सवाल करे कि क्या शहद जंतु का स्रोत है, कहेंगे हाँ होए, लेकिन शहद डायरेक्ट स्रोत नहीं है। हम हनी प्राप्त करते हैं किसी जंतु के द्वारा किए गए कार्यों से, ना कि जंतु से डायरेक्ट, है ना। जैसे कि आप दूध किससे प्राप्त कर रहे हैं? तो दूध हम गाय भैंस से प्राप्त कर रहे हैं, और गाय और भैंस से डायरेक्ट प्राप्त करते हैं। हम्म? शहद लेकिन डायरेक्ट नहीं है। शहद इसका इकट्ठा किया गया भोजन है, लेकिन इसके शरीर से निकलने के बाद वही बनता है। लेकिन इसलिए हमने इसे क्या कह दिया? इनडायरेक्ट। हम कभी मधुमक्खी पकड़ के उससे शहद नहीं निकालते। शायद आप शहद निकालने की प्रक्रिया जानते होंगे। हम छत्ता पकड़ते हैं, है ना, जाते हैं सीधा उसका जो छत्ता है वो काट लेते हैं, है ना, जो उसका पूरा पूरा का पूरा जो होम एरिया है वही हटा लेते हैं। कि कोई एक मधुमक्खी या बीज उड़ रही है उसको पकड़ेंगे, दोनों पंख हटाएंगे, शहद दे, नहीं देगी। क्यों? वो शहद लेके घूम नहीं रही है, वो फूलों के रस या फलों के रस लेके घूमती है, और फिर अपने छत्ते में ले जाकर के उसको शहद में कन्वर्ट करती है। इसलिए ये बात ध्यान रखना कि शहद एक प्रकार का एनिमल स्रोत है, लेकिन ये इनडायरेक्ट है। बाकी इतने जितने भी हमने बताए वो सारे कैसे हैं? डायरेक्ट स्रोत में आते हैं। तो ये बात अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है सर जी। हाँ ठीक है सर जी, घी भी तो नहीं होगा? नहीं, घी डायरेक्ट है भाई। दूध पाया तो दूध से घी मिलेगा ना, वो उसी का हिस्सा है, उसी का हिस्सा है जो मैंने आपको बताया। अब क्रैप्स आप खा रहे हैं तो क्रैप्स डायरेक्ट स्रोत है ना। क्रैप्स आप डायरेक्ट स्रोत के तौर पर जानेंगे ये, ठीक। तो यहां से आपके सामने क्या रहा? एनिमल स्रोत रहा। अब ध्यान देना, पोषण की जो विधियां हैं उसके आधार पर जीवधारी लिखेगा, लिखेगा लिविंग थिंग्स, डाल दीजिएगा लिविंग थिंग्स ऑन या वेस्ट ऑन न्यूट्रिशन, लिविंग थिंग्स वेस्ट ऑन न्यूट्रिशन। और दो तरह के जीवधारी हैं, एक है स्वपोषी, इन्हें हम कहते हैं अंग्रेजी में ऑटोट्रोफ। क्या बोलेंगे? ऑटोट्रोफ के तौर पर जानते हैं। लिखिएगा यह अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, यह अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, यह अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, है ना। और इसके लिए क्या करेंगे? ये करते हैं फोटोसिंथेसिस। क्या करेंगे? फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण करते हैं। देखिएगा इसके लिए यह फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं। ऐसी जीवधारी जो अपना भोजन खुद बनाए उन्हें हम क्या कहेंगे? ऑटोट्रोफ कहेंगे या स्वपोषी कहेंगे। और इनकी जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाएगी? फोटोसिंथेसिस कहलाएगी या प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन करता होगा? तो ध्यान दीजिएगा, जितने भी प्लांट्स हैं, ऑल प्लांट्स कौन सी प्रक्रिया निभाते हैं? तो सभी प्रकार के पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की भूमिका निभाते हैं।
और इनको हम क्या कहेंगे, इनको अब आज से जान लेना, ऑटोट्रोफ या स्वपोषी कहते हैं। और दूसरे कौन से हैं, परपोषी हैं, इनको हम बोलते हैं हेट्रोट्रोफ। क्या बोलेंगे, हेट्रोट्रोफ। और लिखेगा, यह अपने भोजन के लिए, यह अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं, है ना, डिपेंड ऑन अदर। लिखिएगा, अपने भोजन पर के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं, दूसरों पर निर्भर होते हैं, डिपेंड्स ऑन अदर, डिपेंड्स ऑन अदर। दूसरों पर निर्भर रहने का मतलब, अब या तो ये शाकाहारी हो सकते हैं, है ना, या तो ये क्या हो सकते हैं, मांसाहारी हो सकते हैं, है ना, या तो ये क्या हो सकते हैं, सर्वाहारी हो सकते हैं, ठीक है ना, और या तो ये मृतोपहारी हो सकते हैं। यानी अलग अलग इनके भाव हैं, है ना, क्या हो सकते हैं, मृतोपहारी हो सकते हैं। तो कार्निवोरस, है ना, शाकाहारी का मतलब क्या हो, कार्निवोरस हो गए। ओमनीवोरस मतलब आपके एक तरीके से मान के चलना कि सर्वाहारी के तौर पर सब कुछ खाएंगे। अब आपके लिए मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ, और होमवर्क ये है, क्योंकि आज आपका पहला टॉपिक समाप्त हुआ और इसके बाद हमारा जो दूसरा टॉपिक है उस पर हम आएंगे, लेकिन वो होमवर्क ये है कल के लिए, घर के लिए, क्योंकि मैं एक छोटे से बच्चे को पढ़ा रहा हूँ। तो होमवर्क है कि 5 शाकाहारियों के नाम, है ना, जितने भी कार्निवोरस हैं उनके आप नाम लिख के आइएगा, और 5 मांसाहारी के नाम, और कम से कम 8 सर्वाहारी के नाम, और कम से कम 5 मृतोपहारी के नाम जरूर लिख के आइएगा घर पर, है ना। इनके नाम आप लिखेगा, फिलिंग द ब्लैंक्स है आपके लिए, थोड़ा आप भी काम करेंगे तभी बनेगा एक तरीके से शानदार तरीका। तो इनके आप नाम जरूर लिखिएगा घर पर जा करके। यही भी आप बता सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप नहीं बता सकते हो कि जो केवल प्लांट्स पर बेस्ड हैं वो शाकाहारी हैं, मांसाहारी कौन से हैं, सर्वाहारी कौन से हैं, या मृतोपहारी कौन से हैं, इन पर आपको चर्चा कर लेनी है। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये कर लोगे, और कल आकर के आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। हमने यहाँ पर ज़्यादा इसलिए लिखे हैं कि सर्वाहारी थोड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको ढूंढने हैं, है ना। अब मैं एक सवाल करूं कि क्या बंदर क्या है, जरा बताना। मंकी, ये शाकाहारी है कि मांसाहारी है कि सर्वाहारी है कि मृतोपहारी है, एक मैंने बता दिया, और बाकी कल आप इसे अपनी कॉपी में सर्च कीजिएगा, और सर्च करके जरूर लिखिएगा, है ना, कि इनमें से कौन कौन अलग अलग हिस्से होते हैं। अब हमने जो सीखा इस पूरे टॉपिक में उसका समरी देखिएगा। हमने सीखा कि भारत के अलग अलग प्रदेशों में खाए जाने वाले भोजन की अलग अलग विविधता होती है। कहीं के लिए लिट्टी चोखा है, तो कहीं के लिए हम एक तरीके से मक्के की साग और रोटी खाते हैं, और कहीं के लिए फाफड़ा वगैरह खाया जाता है। अलग अलग प्रदेश, अलग अलग भोजन। दूसरा, हमारे भोजन के मुख्य स्रोत दो ही हैं, कौन से, प्लांट और एनिमल। जो जंतुओं से, जो जंतु केवल प्लांट खाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, शाकाहारी कहते हैं, और जो जंतुओं को खाते हैं केवल उन्हें क्या कहते हैं, मांसाहारी, और जो दोनों खाते हैं वो सर्वाहारी है, यानी कि ओमनीवोरस होते हैं, है ना। ये हमने अपनी टॉपिक में सीखा, यानी कि देयर आर लॉट ऑफ द वैरायटी इन द फूड फाउंड इन द डिफरेंट रीजन इन इंडिया। और मेन सोर्स ऑफ द फूड आर प्लांट एंड एनिमल, है ना, दो ही स्रोत हैं। एनिमल दैट ओनली ईट ओनली प्लांट आर हर्बीवोरस, ओमनीवोरस, इस तरह के हमारे सामने शब्दों की बात होती है ना। अब जो कल का मसला है ना, कल जिस मुद्दे पर हम बातचीत करने वाले हैं वो है कक्षा 6 का अध्याय 2, यानी कि पार्ट 2। सिर्फ आप इंग्लिश लैंग्वेज यूज नहीं किए हैं, गलती हो गई हमसे, है ना। तो कल हम पार्ट 2 की बात करेंगे, अध्याय 2 की, जो आपके सामने भोजन के घटक के तौर पर मिलेगा, जिसमें हमारे सामने भोजन के मुख्य घटक, कार्बोहाइड्रेट और उसके प्रकार, प्रोटीन, विटामिन और वसा, खनिज लवण, आहारी रेशे और वृक्षांश, संतुलित आहार, और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के लिए अलग अलग परीक्षण, अभावजन्य बीमारियां और विटामिन की कमी से होने वाली बीमारियों पर चर्चा करेंगे। अंग्रेजी भाषा में ये टॉपिक कुछ इस तरह से है। चैप्टर 2 और कंपोनेंट ऑफ द फूड, पहला हम पढ़ेंगे
मेन कंपोनेंट ऑफ द फूड कौन सा होता है, दूसरा कार्बोहाइड्रेट और इनके प्रकार कौन कौन से होते हैं, प्रोटीन, फैट और विटामिन्स क्या क्या होते हैं, और इसके बाद मिनरल्स, साल्ट और डाइटरी फाइबर कौन कौन से होते हैं, और बैलेंस डाइट कैसे बनती है जिससे कि हमारा संतुलित आहार पता चल सके, और दूसरा टेस्टिंग फॉर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, किस तरह से इनका परीक्षण करते हैं, और डिफिशियंसी डिडीज कौन कौन सी होती हैं इन पर नजर डालेंगे, और साथ ही साथ विटामिन्स की डिफिशियंसी से होने वाली बीमारियों पर चर्चा करेंगे। तो ये अंग्रेजी भाषा से जुड़े हुए छात्रों के लिए है, और इससे पहले का जो हमारे सामने पीपीटी था ये हिंदी भाषा के छात्रों के लिए है। यानी हमारा जो टॉपिक 2 है ये आपके पुस्तक का टॉपिक 1 होगा, है ना सर। इंग्लिश में प्लीज, ए भैया अभिनव परमार, और कैसी इंग्लिश दिखाएं आपको, एक बार हिंदी एक बार इंग्लिश, अगर कहोगे तो उर्दू भी लगा देंगे, है ना। है कोई इसमें इक्का दुक्का, निकल आओ, तुम भी काहे छिपे हुए हो। सर मराठी, मृतोपहारी क्या होता है, जो मृतक चीजें खाएं, है ना, जो मृतक चीजों का सेवन करते हैं उसको बोलते हैं स्कैवेंजर, तो वो मृतोपहारी हैं, है ना। अब देखो थोड़ा घर पे जाके सर्च भी मारो, मैं जानबूझ के कुछ की हिंदी लिखता हूँ कुछ की अंग्रेजी लिख देता हूँ। इससे क्या होगा, थोड़ा मोबाइल फोन उठाओगे ना और सर्च करोगे तो उसी में आपको मिलेगा। मुझे क्या है, मैं लिखा देता 5 उनके 5 उनके, 5 हेर्बीवोरस, 5 कार्निवोरस, 5 ओमनीवोरस, मुझे बताने में कोई समस्या नहीं थी। लेकिन जब आप भी थोड़ा लिखेंगे, इस वाले पॉइंट पर आएंगे और हर एक बिंदु पर जब लिखना शुरू करेंगे ना, जो मैंने बताया है कि इसमें कौन सा हर्बीवोरस है, कौन सा कॉर्नी है, कौन सा ओमनी है, कौन सा स्केवेंजर है, तो आप घर वापस जाके इसको लिखिए थोड़ा सा। जब नहीं लिखोगे तो कैसे काम चलेगा, थोड़ा सर्च करिए, और सर्च करके थोड़ा बहुत आप प्रयास करिए। जब प्रयास करेंगे तभी आप हमारी इस पूरे कार्यक्रम में शामिल हो पाएंगे। अच्छा ईमानदारी से बताना कि क्या आपने कभी इतना डीप सोचा था कि कौन से मसाले से कौन सा मिलता है? क्या आपने कभी इतना डीप एनसीईआरटी समझी थी कि हाँ, ये जो एनसीईआरटी मैं पढ़ रहा हूँ कक्षा 6 की छोटे बच्चों की एनसीईआरटी है, इसमें इतनी बातें मिल सकती हैं? अगर आप अकेले पढ़ते तो शायद इतनी बातें आप नहीं समझ पाते। ये जो प्रोग्राम हम लोगों ने लॉन्च किया है ये आम प्रोग्राम नहीं है, ये आपको बेसिक समझाने का प्रोग्राम है ना। हम केवल एक चैप्टर पढ़ाए हैं जो आपकी किताब में है भी नहीं इस समय। ये जो आज चैप्टर आपने पढ़ा, ये मान के चलो कि कोविड से पहले का टॉपिक है, इस बार हटा दिया गया। तो हमारे इस पूरे टॉपिक को बताने के पीछे दो ही उद्देश्य थे, और सबसे सेंटर पॉइंट क्या था इसका पता है? सबसे सेंटर पॉइंट था ये वाला टॉपिक जो आपके पीछे दिख रहा है, ये ये इसका सेंटर पॉइंट था। यहां से, और दूसरी बड़ी बात, जो आपने ये पढ़ा फूल से, फल से, बीज से, या जड़ों में कौन कौन सा है, तने में कौन कौन सा है, ये इस पूरे टॉपिक का सेंटर पॉइंट था। यहां से एग्जाम में सवाल हिट होंगे। तो अगर आप इस तरह के सवालों को हिट करें, इनको समझें, इनका एक नोट्स बनाएं, शानदार तरीके से लिखें, तो बहुत कुछ हासिल हो सकता है ना। बाकी जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखें तेह तैसी। तो अगर आपकी भावना शानदार है तो फिर मुझे नहीं लगता कि आपको कोई एनसीईआरटी सीखने से रोक सकता है। अगर भावना शानदार नहीं है, आप भाषा सीखने आए हैं, बात अलग है कि हम आप अंग्रेजी सीख लें, कोई हिंदी सीख ले, कोई उर्दू सीख ले, भाषा सीखने की अलग कहानी है। बस समझने की कहानी को ध्यान रखें। अपने पास किताब जरूर रखिएगा, गफलत में मत पढ़ना कि मैं बिना किताब के भगवान बन जाऊंगा, प्लीज ये ध्यान रखिएगा। किताबें पढ़िएगा। अब जैसे मैं कल ये चैप्टर पढ़ाऊंगा आपको जो मैंने आपको दिखाया, है ना, तो ये जो चैप्टर आपके सामने डैशबोर्ड पर दिख रहा है, अब ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है कि आप इसे पढ़ करके आए। तो जब आपको कल किताब क्लास 6 की लेसन 2 उठाएंगे तो आपको ये पढ़ करके आना है। मैंने आपको हिंदी में और अंग्रेजी में समराइज दिया कि क्लास 6 का चैप्टर 2 जिसे नाम है कंपोनेंट ऑफ द फूड, उसमें क्या क्या पढ़ना है। तो पहला पोषक पदार्थों के बारे में है, कार्ब्स के बारे में है, प्रोटीन, वसा और विटामिन के बारे में है, खनिज और आहारी रेशों के बारे में है। तो अब आप ये नैतिकता के तौर पर कल किताब उठाएंगे, थोड़ा बहुत पन्ना पलटेंगे, इसमें क्या क्या बातें हैं। जब आपको मैं कल पढ़ाऊंगा तो आपको मैं ये डिजाइन दिखाऊंगा कि इस पूरे चैप्टर से कैसे हमें जिस्ट तैयार करना था, कैसे हमें निकालना था, और एनसीईआरटी पढ़ने के तजुर्बे और तरीके क्या होते हैं। समझ में बात आ रही है ना? तो यही सावधानी बरतनी है, आप चाहे हिंदी माध्यम के हो या इंग्लिश माध्यम के हो।
अंग्रेजी में है तो किताबें अंग्रेजी में जरूर रखिएगा और वहां से पढ़िएगा, इस तरह के नोट बना लीजिएगा। आपको ये जो पॉइंट मैंने बनाए हैं ना, ये पॉइंट ही आप नहीं ढूंढ पाओगे अकेले बैठोगे तो, क्योंकि वो बहुत बिखरा हुआ है पूरी तरीके से। यूपीएससी के स्टैंडर्ड को ध्यान में रख करके पॉइंट बनाए जाते हैं ना, वो मैंने बनाया है। आप भी अपनी कॉपी में पढ़ने से पहले ये पॉइंट बनाएं कि ये चैप्टर है, इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है या हमें क्या क्या सीखने को मिलेगा। तो जब आप ये चीजें लिखना शुरू कर देंगे तो काम आएगा। अब जैसे मेन कंपोनेंट ऑफ द फूड, तो अभी भी हमने इससे पहले आपको समझाया कि फूड के कंपोनेंट क्या होते हैं, यानी कि संघटक क्या होते हैं। तो जब आप शुरू में पढ़ रहे थे तो यहीं पर आपने पढ़ा है कि भोजन के संघटक, आप ये वाला पीपीटी उठाइए। सब्जी का कंपोनेंट कौन कौन सा है, तो कच्ची सब्जी, नमक मसाला पानी कंपोनेंट हो गया। रोटी क्या क्या है, आटा पानी रोटी कंपोनेंट है। दाल का कच्ची दाल पानी नमक मसाला इसका कंपोनेंट है। तो वैसे ही हमें देखना है एग्जैक्टली भोजन के कंपोनेंट क्या है। मैं आपसे कहूँ कि जरा बताओ कि ये जो दही बड़ा है, दही बड़ा जानते हो, तो दही बड़ा का कंपोनेंट बताओ क्या क्या होगा, कैसे होगा। तो चूंकि आप जब यूपीएससी पढ़ोगे तो वहां पर कला और संस्कृति नामक एक टॉपिक है ना, आर्ट एंड कल्चर। तो आर्ट और कल्चर में आसपास का जो खान पान है उसको भी आपको समझना होगा, क्योंकि इत्तेफाक है कि वहां से सवाल खड़ा हो जाए। समझ रहे हैं ना। तो इन सब चीजों पर हमें बेहद ध्यान रखना होगा, शानदार तरीके से ध्यान रखना होगा। उम्मीद है कि बातें बेहद अनुकूल लग रही होंगी और सावधानी पूर्वक लग रही होंगी। बताना मुझे। तो एनसीईआरटी में कौन सी दही, सर कल की क्लास होगी? हाँ कल शायद नहीं होगी, कल शनिवार है, सोमवार से लेकर शुक्रवार तक ही कार्यक्रम है। दाल तेल दही मसाला नमक, हाँ सर सैटरडे को क्लास नहीं होती है। वो सीधे तौर पे सोमवार से शुक्रवार ही होगी, क्योंकि ज़्यादा टेंशन नहीं लेना इसमें, है ना। अब आपको यही सारी चीज़ें सीखनी है, कंपोनेंट कैसे हैं, किस आधार पर है। तो अब आपकी तरफ से मैं चाहूँगा कि आप अपनी जो सोच है उसे थोड़ा बदलिए और बदल करके एनसीईआरटी बेस पढ़िए। यही पढ़ना होता है एनसीईआरटी में, एक एक बातें हमें निकालनी है, एक एक जिस्ट निकालना है, उसको समझना है। तो कल जरा ये याद करके आना आप लोग, है ना। एक तो आपको ये याद करना है कि प्लांट सोर्स कौन कौन से हैं, और खास करके ये वाला कि जड़ कौन कौन सी होती हैं, तने कौन कौन से होते हैं, और पत्तियों में क्या क्या खाया जाता है। तीसरा, अब हम ये देखेंगे कि फूल में क्या क्या खाते हैं, फल में कौन कौन से फल होते हैं, और बीज में कौन कौन से बीज होते हैं, ये याद कर लेना। इसके अलावा इसकी जो पूरी लिस्ट है ये तैयार होनी चाहिए। हम आपके सामने ये क्वेश्चन डालेंगे, तो आपको ये क्वेश्चन बताना होगा कि भाई जो चिली है उसमें कौन सा हिस्सा खाते हैं, एस एस्फोटिडा है तो इसमें कौन सा हिस्सा खाते हैं। अलग अलग हिस्से से अलग अलग भोज्य पदार्थ आपको याद करने हैं। मुझे लगता है कि काम बन जाएगा। इसके अलावा कुछ और जो आपको घर पर होमवर्क करना है, वो एक तरीके से ये बताना है कि जंतु से मिलने वाले भोजन कौन कौन से हैं। इनको अभी मुझे लगता है याद करने की आवश्यकता नहीं है। एक अलग से ट्विस्टेड था, वो था शहद का, वो मैंने आपको समझा दिया। बाकी स्वपोषी और परपोषी में मैंने जो आपको काम दिया है कि हेर्बीवोरस कार्निवोरस ओमनीवोरस या स्केवेंजर, ये कौन कौन से होते हैं, इनके आप 5 5 8 8 लिख लीजिएगा। ये एक आपका काम है। ये पाठ का सारांश था जो आपको पढ़ाया गया अंग्रेजी भाषा में, ये पाठ का सारांश था। और अंततः हम क्लास 6 में आ चुके हैं, और जो कि चैप्टर 2 है। इसे चैप्टर 2 के सभी टॉपिक एक बार अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। अगर आप हिंदी माध्यम से हैं तो, या आप अंग्रेजी माध्यम से हैं तो आप इसे अंग्रेजी में लिख लीजिएगा। पुस्तकें जरूर हैं, लेनी है, किताबें पढ़ करके आइए, है ना। तो सर दोनों भाषाओं का प्रयोग करिए। हाँ गलती हो गई हमसे, ठीक है। हम आगे से ये ध्यान रखेंगे। तो ध्यान रखना कि आप इस तरह से दोनों भाषाओं में लिखिएगा, अपने हिसाब से लिखिएगा। और कल फिर से मुलाकात करते हैं और इन चैप्टर्स पर बातचीत करते हैं। तो कल शनिवार है और रविवार 2 दिन क्लासेस नहीं होती हैं। सोमवार से शुक्रवार ये कार्यक्रम चलता रहेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद।